वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर अमित पंघाल मेरे साथ है। बॉक्सिंग ग्लव्स का भी वेट होता है अलग अलग, 8 ऑunce 12 ऑunce। भारी वजन के वेट के बॉक्सर आएंगे उनके लिए थोड़ा बड़ा ग्लव्स दिया जाता है। हमारे जैसे छोटे बॉक्सर को 10 ऑunce का ग्लव्स दिया जाता है। विजेंदर से कभी मुलाकात हुई है, कभी जैसे कोई टिप्स दिया हो? वो हरियाणा में बोलते हैं, उन्होंने भी वैसे ही बोला छोरे दुम्मा ठा रहा क्या है। सनी देओल बॉक्सिंग छोड़ चुके होते लेकिन 20 साल बाद आते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। भाई इतना आसान तो नहीं है जितना फिल्मों में दिखाया है। रियल लाइफ में कभी पंच खा के देखो। बड़े ही शरारती थे और बच्चों को पीट देते थे। कभी आस पड़ोस में किसी को पीट दिया, बूढ़ों के साथ भी कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता था। तो आपको कब लगा कि आप मतलब सही जगह है? जिम्मेवारियाँ अगर छोटे कंधों पे आ जाए तो ज़्यादा ही अच्छे से सीखते हैं। जो सफ़र था वहाँ क्या डांट पड़ती थी? हाँ, कभी कभी डांट क्या थप्पड़ भी पड़े हैं। शुरू में घर के हालात भी उतने अच्छे नहीं थे और आपके भाई को अपना करियर छोड़ना पड़ा। उन्होंने मेरे लिए बॉक्सिंग छोड़ के आर्मी को ज्वाइन किया। कोई किस्सा हो आपका इस शेयरिंग रूम का गुड़गांव वाले? वहाँ पे उनकी भैंसें बंधी होती थी, तो जैसे उनका टाइम होता दूध निकालने का, हम उनसे पहले दूध निकाल के पी जाते थे। 2012 से 16 जब इंडियन बॉक्सिंग पर बैन लगा हुआ था, हमें तो क्या सबको ये चिंता थी कि ओलंपिक्स में कैसे जाएं, क्योंकि 2016 का ओलंपिक्स था। आपने जूते देखे, आपने तय कर लिया ये जूते मुझे लेने हैं। अपने साथी कविंदर बिष्ट से लिए थे शू के पैसे। उन्होंने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, हालांकि उनके पास पैसे भी सिर्फ उतने ही थे। और आज तक वो रिंग शूज़ मेरे पास है। मैं हमेशा कंपटीशन में वो रिंग शूज़ पहन के खेलता हूँ। फुटवर्क का कितना रोल होता है? जिस बॉक्सर्स के पैर ज़्यादा चलते हैं उसके हाथ भी उतने अच्छे चलते हैं। जब पहली बार आप हारे थे, कहा था अगली बार ये जहां मिलेगा वहीं मारूंगा। गुस्से में बोली गई ये बात थी। मैंने ये बोला था कि इस बार तो बच गया लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। क्या रिग्रेट है? एक कौन सा वो मेडल है जो अभी भी आपको लगता है कि मिसिंग है, वो जरूर होना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं अपने देश को एक बार वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड और दिलाना चाहूँगा। घर में जो भी शादी के रिश्ते आते हैं वो दरवाजे से ही वो वापस लौटा देते हैं तुरंत। दिल तोड़ दिया। अगर मैं चाहूँ मुझे एक मूव सिखाया आप आसान वाला, इसकी मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। अरे मेडिकल रूम में अलर्ट कर दो। डर लग रहा है। एक तो खा लो। हिसाब से मैं मारूंगा। हाँ, तो ये नमस्ते, मैं सूरज हूँ और आज मैं कुछ बड़ा होस्ट करने वाला हूँ क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पहली बार गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में कोई स्पोर्ट्स पर्सन आया हुआ है, लेकिन ना वो मेरा भाई है, ना सहोदर है और ना ही फ्लॉयड मेवेदर है। फिर भी वो एक बॉक्सर है, वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर है। अमित भाई मेरे साथ है, अमित पंघाल। स्वागत है अमित भाई आपका। और आगे बढ़ने से पहले इस इंट्रो का क्रेडिट मेरे साथियों सोम और श्वेतांग को जाता है। ये उनका आइडिया था जो मैंने इम्प्लीमेंट किया। उम्मीद है अच्छे से कर पाया होऊंगा। आज अमित भाई से बात करेंगे। बहुत दिन से ललन टॉप स्पोर्ट्स इनके पीछे पड़ा हुआ था, लंबे वक्त से कोशिश कर रहे थे कि इनको एक बार यहाँ लाया जाए और आज अमित भाई फाइनली यहाँ आ गए हैं। अमित भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। अब बातचीत शुरू करेंगे और अमित 52 kg में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर हैं, आप लोग जानते हैं, और तमाम सारे मेडल्स इनके नाम हैं। इन्होंने मुझे लगता है कि इंडियन बॉक्सिंग में जो सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते जा सकते हैं उनमें से बहुत सारे जीत लें और एक अभी बड़ा टारगेट बचा हुआ है जिस पे हम बात करेंगे आगे। और अमित भाई सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक बहुत बेसिक सा सवाल है जो कि आदेश हुआ था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूँ, ड्रेस लाल या नीली ही क्यों होती है? भाई शायद अपोनेंट का थोड़ा फोकस करने के लिए, कि आप पे बेहतर फोकस कर पाए। बेहतर फोकस रहेगा, थोड़े पंजे ज़्यादा लग जाएंगे। पंजे ज़्यादा लग जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ थी, बॉक्सिंग जो ग्लव्स होता है, कल मैं थोड़ा पता कर रहा था, उसमें बॉक्सिंग ग्लव्स का भी वेट होता है अलग अलग, 8 ऑunce 12 ऑunce ऐसा मुझे बताया गया। तो इसका क्या क्या अंतर आता है? हाथ की साइज के हिसाब से होता है या फिर पंच की ताकत के हिसाब से? वेट के हिसाब से थोड़ा वेट, जैसे भारी वजन के वेट के बॉक्सर आएंगे उनके लिए थोड़ा बड़ा ग्लव्स दिया जाता है। हमारे जैसे छोटे बॉक्सर को शायद 60 kg तक 10 ऑunce का ग्लव्स दिया जाता है ताकि ज़्यादा मारना पड़े। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि शुरू कर देना चाहिए और मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ। जैसे आप शायद रहे होंगे 2017 में जब आप पहला नेशनल्स खेलने उतरे थे, लेकिन उस नेशनल में आपने कमाल कर दिया था। तो वहाँ तक पहुँचने का जो किस्सा है, शुरुआत कैसे हुई और तमाम सारी चीज़ें, उस पर अगर आप बता सकें। बिल्कुल भाई, मैं सबसे पहले तो ललन टॉप को बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक, और मेरी जर्नी के बारे में, मेरे कोच के बारे में जो इतना, और जो बॉक्सर्स जो आने वाले हैं उनके लिए इतना हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कुछ खास नहीं रही है, मैं बस ऐसे ही सिंपल एक छोटे से गांव से मैं ट्रेनिंग करने के लिए भी नहीं गया था बॉक्सिंग की, ये बस मेरी किस्मत में ही मुक्के लिखे थे। मैं गया था बस थोड़ी फिटनेस के लिए बड़े भाई के साथ,
क्योंकि वो पहले बॉक्सिंग में गए थे। मुझे क्या पता था मुझे इतने यहाँ तक मुक्के खाने पड़ जाएंगे। और मैं गया तो मैं फ़िटनेस के लिए गया, लेकिन मैं जैसे ही पहले ही दिन गया था, पता नहीं मेरे जो कोच हैं वो बहुत मेरी केयर करते हैं। उन्होंने पहले ही दिन मुझे ये बता दिया कि हम थोड़ा लंबा खेलेंगे। उन्होंने पता नहीं क्या देखा, अब क्या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, पर उन्होंने पहले ही दिन मुझे ये बता दिया था कि हम बहुत आगे तक खेलेंगे। और बस उनका ही आशीर्वाद रहा है, उनकी मेहरबानी रही है कि मैं आज यहाँ तक उनके आशीर्वाद के साथ अपने देश का थोड़ा बहुत नाम करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। शुरुआत की बात हुई तो आपके भाई वो भी बॉक्सिंग किया करते थे और उनके साथ ही आपने जाना शुरू किया, क्योंकि ऐसा विपिन जी ने बताया अपने रिसर्च में कि आप बड़े ही शरारती थे और बच्चों को पीट देते थे तो कभी कुछ कर देते थे। तो आपको भेजा गया कि आप बॉक्सिंग एकेडमी में जाएं, जिससे आप थक कर शाम को आएँ, जल्दी सो जाएँ और ये शरारतें ना हो पाएँ। तो जब आप गए, जब आपके कोच अनिल धनखड़ जी आपसे मिले, उस टाइम जब उन्होंने कहा, आपने बताया कि उन्होंने कह दिया कि आप काफ़ी आगे जाएंगे, लेकिन आपका जो लक्ष्य था वो तो बॉक्सिंग करना नहीं था ना। तो आपको कब लगा कि आप मतलब सही जगह है या फिर अब इसी तरफ जाना है? जी भाई, मेरी कुछ घर पे कुछ ज़्यादा ही शिकायतें थी। कभी आस पड़ोस में किसी को पीट दिया, कभी मैं मतलब बूढ़ों के साथ भी कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता था। वो भी डेली की शिकायत है कि आज इसने ऐसे कर दिया, आज मटकी फुड़वा दी, आज ये कर दिया। तो उसी वजह से बड़े भाई ये लेके गए थे। घर पे ज़्यादा शिकायतें आती थी, कभी मम्मी पीटते, कभी पापा पीटते। तो भाई लेके गए कि प्रैक्टिस करेगा, वहाँ कुछ ना कुछ करके आएगा और यहाँ आके जल्दी से हो जाएगा। लेकिन बच्चों की तो वही हरकतें हैं, कहाँ सोते हैं। फिर जैसे एकेडमी पे गया, कुछ दिन ट्रेनिंग की तो अच्छी परफॉर्मेंस आने लगी, अच्छी ट्रेनिंग होने लगी। उसके बाद मैं एक नेशनल चैम्पियनशिप के लिए गया था, जो मेरी जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप थी। उसमें मेरा जब मेडल आया था, वहाँ मेरा गोल्ड आया था। और मेरे साथ मेरे गुरुजी जो मेरे कोच हैं वो भी गए थे। उन्होंने बताया था कि ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, हमें बहुत आगे तक जाना है, इससे हमें संतुष्ट नहीं होना और ये कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, ना के बराबर मान के ही चलनी है। वहाँ से मुझे थोड़ा सीरियस ये लगा था कि अब शायद बॉक्सिंग को थोड़ा सीरियस लेके हम थोड़ा और आगे तक लेके जा सकते हैं। अच्छा, शुरू में घर के हालात भी उतने अच्छे नहीं थे और आपके भाई को अपना करियर छोड़ना पड़ा, जिससे आप कंटिन्यू कर पाए। तो वो जो टाइम था वहाँ पे आपके कोच ने बड़ा सपोर्ट किया आपको, अनिल धनखड़ जी हैं जिनके बारे में आप अक्सर ट्वीट करते रहते हैं। उनके बारे में बताइए, जब आप उनसे मिले, उनको लग गया कि आप में बड़ा पोटास है, आप बड़ा आगे जाएंगे, लेकिन वो जो शुरुआत वाली जर्नी होती है थोड़ी मुश्किल होती है। कोई भी गेम में जब आप जाएँ तो आपको टेक्निक सीखनी, आपको बारीकियाँ सीखनी। तो वो जो सफ़र था वहाँ क्या डांट पड़ती थी या फिर ऐसे ही प्यार से काम चलता था? हाँ, कभी कभी डांट क्या, थप्पड़ भी पड़े हैं। और वैसे ही जैसे ट्रेनिंग के साथ साथ हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है खिलाड़ी को, कुछ खाने के लिए, कुछ डाइट के लिए, कुछ इक्विपमेंट के लिए पैसे वैसे चाहिए थे। तो वो घर की इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी कि हर चीज़ प्रोवाइड हो सके। तो बड़े भाई ने मेरे लिए बोले कि अगर छोटा अच्छा कर रहा है तो मैं बड़ा हूँ, जिम्मेवारी बनती भी है। और जिम्मेवारी उन्होंने ली भी बहुत अच्छे से। उन्होंने मेरे लिए बॉक्सिंग छोड़ के आर्मी को ज्वाइन किया, ताकि घर में कुछ अर्निंग रहेगी तो भाई को जो जो ज़रूरतें हैं वो शायद पूरी हो पाएँ। वहाँ से भी थोड़ा ये लगा था कि अभी कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े भाई कब तक संभालेंगे। उसके बाद भी थोड़ा बॉक्सिंग में मेरे लिए थोड़ा सीरियस आया था, लेकिन कोच ने मेरा बहुत ज़्यादा ही साथ दिया। जहाँ भी मैं जाता मेरे साथ खेलने के लिए, मुझे कुछ खाने के लिए, खिलाने के लिए वो हमेशा तैयार रहे हैं, हमेशा आगे रहे हैं। उनका रोल मेरे लिए बहुत ही बड़ा रहा है बॉक्सिंग में, जहाँ तक मैं बता पाऊँ। सब कुछ ही मतलब एक पिता भी वो नहीं कर पाते थे जो मेरे कोच करते थे, क्योंकि उनको इस चीज़ में नॉलेज ज़्यादा थी। मुझे क्या खाना है, कब खाना है, या मुझे क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है। एक बार तो ऐसी भी आ गए थे कि मैंने मेरे दोस्त से पैसे लेकर, मैंने जो रिंग में खेलता हूँ वो रिंग शूज़ मुझे ख़रीदने पड़े थे। वो दोस्त से पैसे लिए, वो मैं खेला, और जब मैं वहाँ जीता, जो मुझे प्राइज़ मनी मिला था, उससे मैंने उनको पैसे रिटर्न दिए थे। ऐसे ऐसे भी रोल आए हैं ज़िंदगी में। वहाँ से भी थोड़ा कुछ बताते ना कि जिम्मेवारियाँ अगर छोटे कंधों पे आ जाए तो ज़्यादा ही अच्छे से सीखते हैं। तो शायद वही थोड़ा एक मोड़ ऐसा भी था, जो हर चीज़ देखी उसके बाद से थोड़ा समझदार भी हुए हैं। वहाँ से काफ़ी रिटर्न आया था बॉक्सिंग में। अभी अमित ने जो किस्सा सुनाया ये जर्मनी के हैम्बर्ग शहर का है और अमित वहाँ खेलने गए थे। वहाँ अपने साथी कविंदर बिष्ट से इन्होंने लिए थे शू के पैसे, उस पर भी आएंगे। लेकिन अभी एक हम सब जो भी लोग जो कम उम्र में घर छोड़ते हैं, आप रोहतक से गुड़गांव आए,
हम लोग तो खैर काफ़ी दूर गए थे। वहाँ जब आप आए, आप शेयरिंग रूम में रहते थे, वहाँ का कोई किस्सा? जैसे हम लोग की तो बड़ी बड़ी वाइल्ड स्टोरीज हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, रात में पिक्चर देखने गए, वापस आए तो हॉस्टल में घुसने नहीं दिया। वैसा कोई किस्सा हो आपका इस शेयरिंग रूम का गुड़गांव वाले? भाई शेयरिंग रूम का एक किस्सा तो मुझे याद आ रहा है। हमारे पास कूलर नहीं होता था गर्मियों में, तो वो जो पड़ोस में जो कूलर वगैरह लगाते थे, हम उनका रात को वहाँ से बंद करके और अपनी तरफ लगा लेते थे। वो हमेशा डेली यही बोलते थे ये किसने किया है, हम यही बोलते, पता तो उनको भी था कि हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रूम में आने का और क्या मतलब, हम ही लगा रहे हैं। वो हमेशा यही बोलते थे कि आपने किया, और हमेशा मना करते थे कि हमने नहीं किया था। लेकिन एक दिन उन्होंने पता नहीं कैसे हमें वो लगाते हुए पकड़ लिया और उस दिन बाई चांस मैं लगा रहा था, बड़े बड़े भैया लगाते थे जो मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे, वो लगाते थे, वो कभी नहीं पकड़े गए। लेकिन जिस दिन मैं लगा रहा था उन्होंने दिन मुझे ही पकड़ा और ये बोल दिया कि अब आपको कहें भी क्या, इतने पतले दुबले हो, हमारे ऊपर ही उल्टा नाम आ जाएगा। तो हम उस दिन भी कुछ ऐसा ही करके बस बच पाए थे उस दिन से। और एक और है, हमें दूध का थोड़ा ज़्यादा ही था, मतलब मैं दूध थोड़ा ज़्यादा ही पीता था। वहाँ पे उनकी भैंसें बंधी होती थी, तो जैसे उनका टाइम होता दूध निकालने का, हम उनसे पहले दूध निकाल के पी जाते थे। और वहाँ से ऐसा था कि हमें डेली शिकायतें, वो घर तक पहुँची तो घर वाले बोले कि इतनी दूर चला गया, शिकायतें अभी भी कम नहीं हो रही हैं। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो शिकायतों का तो ये है कि मेरे पीछे ही पड़ी हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? जैसे घर पे शिकायतें गई, तो पहले जब घर पे थे तो पिटाई होती थी, लेकिन अब तो गुड़गांव आ गए, तो क्या कोई पीटने वहाँ से आया या फिर क्या हुआ? नहीं, पिटने वहाँ से कोई नहीं आया। हालांकि मेरे कोच ने मेरा ही फेवर किया कि बच्चे अगर जब तक खाते पीते अच्छे रहेंगे तब तक ऐसी ट्रेनिंग होती रहेगी। वो उनको ये बोला कि आगे से नहीं करेंगे, और हमारे पास आके बोलते हैं कि जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। अच्छा, आपके भैया अमित का जिक्र आ रहा है बार बार। अमित ने अपना करियर छोड़ा, बॉक्सिंग करियर छोड़ा और आर्मी में गए, फिर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। आज भी जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, विपिन जी ने जो लिखा है कि आज भी जब आपकी कोई इंपॉर्टेंट बाउट होती है तो आप उनसे फ़ोन करते हो, उनसे एज अ कोच आप टिप्स लेते हो कि ये कैसे करना, वो कैसे करना। तो ये कैसे भाई भाई का जो ये रिश्ता है, जैसे हम तमाम सारे भाइयों की स्टोरीज पढ़ते हैं स्पोर्ट्स में ही कि बड़े भाई ने ऐसा किया, फिर छोटा भाई आगे बढ़ा, तो आप और आपके बड़े भाई की ट्यूनिंग के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। जी, ये मैं मानता हूँ कि हर एक किसी की लाइफ में मोटिवेटर होते हैं। मैं शायद लकी हूँ कि मेरे में 2, 3, 4 भी हैं, उनमें से एक बड़ा भाई भी है। और वो हमेशा मुझे, मैं जैसे पूछता हूँ मेरा ओपिनियन ये है, आपका इस बाउट को लेके, मेरे ओपोनेंट को लेके क्या ओपिनियन है, तो वो मुझे हर बाउट का बताते हैं कि मुझे कैसे खेलना है, या मुझे उसके ऊपर क्या अटैक लेने हैं, कब लेने हैं, कितना मुझे डिफेंस करना है। वो हम हर बार डिस्कस करते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट ना भी हो। मैं उसके साथ पहले खेला हूँ, जीता भी हूँ, उसके साथ भी अगर मेरी दोबारा आ रही है तो भी वो हमेशा बताएंगे कि इसी खेल के हम जीते थे, वही हमें दोबारा करनी है, और इस बार थोड़ा और भी फोकस के साथ करनी है। ये हमेशा मुझे रिपीट करवाते रहते हैं। अच्छा, 2012 से 16 जब इंडियन बॉक्सिंग पर बैन लगा हुआ था, काफ़ी सारे मुझे लगता है बडिंग बॉक्सर जो थे उन्होंने करियर छोड़ा भी होगा, क्योंकि आपको जब भविष्य नहीं दिखता है तो आप फिर दूसरे रास्ते तलाशते हैं। उस वक्त कोच अनिल धनखड़ ने जो भी किया आपके लिए, आपकी फैमिली से बात की हो, क्योंकि आपके फैमिली वाले चाहते थे कि आप 18 के पूरे हो, कहीं काम लग जाए और फिर काम ख़त्म हो, ये मतलब इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। तो उस टाइम का जो माहौल था, आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप जब खेल रहे हो तो आपको नहीं पता एसोसिएशन में क्या चल रहा है या फिर ऊपर क्या चल रहा है और कब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। उस टाइम आप क्या सोच रहे थे? बस उस टाइम यही था कि जो हमारा एक टारगेट है हमें वही पूरा करना। और उस टाइम बॉक्सिंग बैन थी, तो सबको, हमें तो क्या, सबको ये चिंता थी कि ओलंपिक्स में कैसे जाएं, क्योंकि 2016 का ओलंपिक्स था। और हमें भी ये था कि अगर कहीं से चांस मिले, अगर कहीं पे इंडिया कैंप में हम जा पाएँ तो हम ओलंपिक्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वो बैन ऐसा था कि जो कैंप में है बस वही रहेंगे। हम बाहर थे तो हमारे लिए तो बस यही टारगेट था कि अपनी ट्रेनिंग को मेंटेन करें। इसमें मेरे कोच का बहुत बड़ा साथ रहा है। हमेशा उन्होंने, जैसे मैं बता रहा था कि एक पिता के बाद वही है, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट रखा, इतना मोटिवेट रखा कि मेरी जो ट्रेनिंग थी वो उस लेवल पे नहीं, उससे ऊपर लेवल तक हम आ गए थे सिर्फ उन 2-3 सालों में ही। कि हमें और अगर बॉक्सिंग अपडेट करनी है कि कितना होना है, वीडियो देख के कि ये क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सीनियर्स प्लेयर थे उनके साथ वीडियो से पूछ के वो मुझे ट्रेनिंग करवाने की, मुझे इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती ट्रेनिंग कैसे करनी है, वो मुझे बताते थे, मैं उसको अप्लाई करता था।
फिर 2017 सॉरी ये जो किस्सा अभी हम शुरू में बात कर रहे थे आपके शूज़ वाला, बॉक्सिंग शूज़ वाला जो हैम्बर्ग का, तो हैम्बर्ग जब आप पहुँचे थे फिर आप बहुत ज़्यादा घूमते नहीं हो, आपने खुद ही बताया कि आप जब कहीं बाहर जाते हो तो अमित के बारे में फेमस है कि ये मेस तक जाते हैं निकल के या फिर ट्रेनिंग करने जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाते, रूम में ही पड़े रहते हैं। तो उस टाइम आप घूमने निकले, फिर आपने एक जूता देखा, आपने बिस्ट से बात की, क्या लगा था कि जैसे होता है ना कि जब आप करियर के शुरुआत में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते कि पता नहीं आगे क्या हो पाएगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे बॉक्सर्स मिलेंगे, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपने जूते देखे, आपने तय कर लिया ये जूते मुझे लेने हैं, फिर ये मैं पैसे वापस कर दूंगा तुझे, उस टाइम आप दोनों के बीच और क्या बात हुई थी जो मतलब नहीं है पब्लिक डोमेन में? जो मेरे पार्टनर थे कविंदर, वो मेरे से एक वेट ऊपर है, तो हम हमेशा साथ में ट्रेनिंग करते हैं, एक वेट ऊपर एक वेट नीचे हम करते रहते हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ हम ट्रेनिंग करते हैं, पैसे वैसे का जो हम करते हैं। मैंने उनसे यही पूछा कि मेरे पास रिंग शूज़ नहीं थे खेलने के लिए, मैंने उनसे पैसे लिए, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, वो बताते रहते हैं मुझे भी, मैं भी उनको बताते रहता हूँ। तो मैंने उनसे जैसे भी पैसे लिए कि मुझे ये रिंग शूज़ लेने हैं और मुझे इस पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। जैसे ही मैंने बोला कि मुझे इतने चाहिए, उन्होंने फटाक से निकाल के मुझे पैसे दिए कि आप ये खरीदो, हम बस खेलना हमारा टारगेट है, हम अच्छे से खेल लेंगे, पैसे वैसे तो कर लेंगे बाद में जो भी होता है। और मैंने वो रिंग शूज़ लेके जैसे ही मैं खेला हो, वो मुझे इतना अच्छा रिंग शूज़ मुझे मिला वो, कि मैंने वो कब लिया था और आज तक वो रिंग शूज़ मेरे पास है। मैं हमेशा कंपटीशन में वो रिंग शूज़ पहन के खेलता हूँ। ये शायद मुझे वो इसलिए भी पसंद है कि ये मैंने मेरे दोस्त के पैसे से लिया था, पैसे लेके लिया था, या फिर मेरा ये भी कनेक्शन है उनके साथ कि उसमें मेरा पैर अच्छा चलता है, ये मेरा मानना है। तो शायद वो यही था कि मेरे दोस्त से पैसे मैं लेके, मेरा टारगेट बस है कि मुझे अच्छा खेलना है, पैसा मैं अगर अभी नहीं होगा तो मैं बाद में कहीं से भी लेके उनको वापस कर दूँगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि उन्होंने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, हालांकि उनके पास पैसे भी सिर्फ उतने ही थे, पर एक बार भी मना नहीं किया उन्होंने। ये बात, ये कनेक्शन हमें बताता है कि मेरी दोस्ती कितनी अच्छी है। तो अच्छा, आपने कहा उन जूतों में आपके पैर बड़े अच्छे चलते हैं, फुटवर्क का कितना रोल होता है? जो इंडिया में फेमस गेम्स हैं, क्रिकेट हो गया या फिर तमाम, तो उसमें हमको पता है फुटवर्क का क्या रोल, अगर पैर हिल रहे हैं तो गेंद अच्छे से कनेक्ट होगी। इस आपका जो गेम है बॉक्सिंग, इसमें फुटवर्क का कितना रोल होता है? जी, बॉक्सिंग में बहुत मेन रोल है फुटवर्क का। पैर एक, मैंने सुना है कहीं कि जिस बॉक्सर्स के पैर ज़्यादा चलते हैं उसके हाथ भी उतने अच्छे चलते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर साथ में होगा तो उसका बॉडी बैलेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बॉक्सिंग में फुटवर्क का बहुत ही अहम रोल है कि पैर चलते रहेंगे तो हम किसी भी तरीके से मूवमेंट या कोई भी डिफेंस हम अच्छे से कर पाएंगे। तो बॉक्सिंग में डिफेंस का और जो बॉडी लैंग्वेज है उसका तालमेल पैरों से ही आता है, पैरों से ही हमारी पावर जो है, पंच पावर है, वो कनेक्ट हो पाती है, वही उतनी तेज़ी से आ पाती है। आप तमाम सारे आप इवेंट्स, स्ट्रेंजा कप हो गया या फिर एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ हो गए, इतने सारे आप मेडल्स जीत चुके हैं। आपका जो फेवरेट मेडल है या फिर हम कहें कि फेवरेट मैच जो है वो कौन सा है? जी, ये मेरा मैच है जो एशियन गेम्स 2018 का जो फाइनल मैच था, क्योंकि मैं उस बॉक्सर से 2 बार हार चुका था। उज़्बेकिस्तान के काफ़ी फेमस ओलंपिक चैम्पियन बॉक्सर थे। 2 बार हारने के बाद, और वो मैं मेरे दादा से बात कर रहा था ऐसे ही पहले दिन, तो दादा ने ऐसे ही पूछ लिया कि किसके साथ है मैच, दादा उसके साथ है और मैं 2 बार पहले हार चुका हूँ। शाकोबुद्दीन जोइरो जी, हसन बोई दसमतो दुस्मतो के साथ थी, और मैं 2 बार हार चुका था। दादा ने बस एक ही बात कही थी कि हार जीत तो चलती रहती है, बस खेलना है तो पूरे दिल से खेलना है। दिल को, एक हरियाणा में कहावत है कि बेटा अब तो करड़ा होना ही पड़ेगा, मतलब अब तो मजबूत होना ही पड़ेगा। वो बात उन्होंने बोली, और वो बात जैसे ही बोली वो सीधा यहाँ पे कि हार तो चुका ही हूँ, पहले भी हारा हूँ, इस बार हार जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जीत जाऊँगा तो फ़र्क पड़ेगा। बस उसी टाइम से पता नहीं क्या एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आई कि अब इसको थोड़ा इजी रहेगा हराना। उसी को लेके ध्यान में रख के मैं वो बाउट खेला था और वो बाउट जीत पाया था। अच्छा, दुस्मतोव और आपकी जो ये है जो भी प्रतिद्वंदिता है, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, जब पहली बार आप हारे थे या दूसरी बार, तो आपने कहा था अगली बार ये जहाँ मिलेगा वहीं मारूंगा। क्या ये सच है या फिर? बिल्कुल बिल्कुल सच है। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2017 में मैं लॉस्ट हुआ था, इससे क्वार्टर फाइनल बाउट, उसके बाद अगर मैं वो मैच जीता तो मेरा मेडल पड़ता,
लेकिन वो मैं लॉस्ट होने के बाद ये कि यहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ और फिर यहाँ के एक लास्ट टाइम पे मार गया। इस बार गुस्से गुस्से में बोली गई ये बात थी, क्योंकि रिंग से उतरते ही मैंने ये बोला था कि इस बार तो बच गया लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। और अगली बार मैं जैसे उनके साथ खेला मुझे डर भी था, क्योंकि मैंने वो बात कही भी थी, वो बात याद भी है और फिर से उनके साथ आया और फाइनल मैच है। पर जैसे ही दादा ने वो बात बोली थी तो मैं भूल गया था बिल्कुल भी कि वो है, लेकिन मैंने वो जो बात बोली थी कि इस बार तो बच गया है, अगली बार मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे आगे कितना भी स्ट्रॉन्ग बन के आ जाए। अच्छा, आप अपने बड़ी फाइट से पहले आपने अपने दादाजी से बात की और आपका इंस्टाग्राम देख रहे थे हम लोग, तो उसमें भी एक फ़ोटो दिखी, उसमें आपने दादाजी का टैटू बनवाया हुआ है, तो आप दिखाएंगे? बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। और ये शायद कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी किसी ने नोट किया था कि मैंने वो टैटू अपने कमर पे बनवाया, क्योंकि मैं उनका बहुत लाडला था। मैं भी लॉकडाउन में उनसे काफ़ी मतलब उनको नहलाना धुलवाना और वो चीज़ें काफ़ी करता था, क्योंकि एज उनकी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा लगाव उनसे कुछ ज़्यादा ही था औरों से। एक तो मैं छोटा हो गया सबसे घर पे, तो मुझे इसलिए भी ज़्यादा प्यार करते थे। आइए अमितेश जी, टैटू दिखा दीजिए। दादाजी की बात हो गई, भैया की बात हो गई, मम्मी पापा के साथ क्या रहा? जैसे मतलब हम लोग मतलब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर होगा उस दौर का, जिस दौर से हम और आप आए हैं, कि जब हम लोग खेलना चाहते थे तो घर वाले अक्सर रोकते थे कि भाई पढ़ाई कर लो क्योंकि इसमें ज़्यादा बेहतर करियर। तो मम्मी पापा, भैया और दादाजी का तो अब सपोर्ट था, पूरा था। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा का जब मैं स्टार्टिंग में गया तो मेरे पापा ने मना किया था, क्योंकि मैं बहुत ही कमज़ोर था स्टार्टिंग में, और पापा ने मना किया कि कहीं चोट लग जाएगी, बॉक्सिंग ऐसा गेम है। क्योंकि बॉक्सिंग सुनते ही सब कोई आता कि पता नहीं कैसा गेम होगा, चोट वीट लगती रहती है, कभी किसी की आँख पे लगी, कभी किसी की कहीं लगी, तो पापा ने इसीलिए मना किया था। और लेकिन बाद में दादाजी का मुझे सपोर्ट मिला, भाई अगर खेलने जाना चाहता है तो जाने दे, इसमें दिक्कत क्या है। इसलिए मैं शायद पापा मना करते रहे, दादा मानते रहे, फिर भाई का भी सपोर्ट मिल गया। उसके बाद जैसे ही मैं नेशनल चैम्पियन हुआ था जूनियर का, जैसे मैंने बताया, तब पिताजी ने ये लगा कि अगर इतना कमज़ोर होकर भी ये कर सकता है तो आगे तो कुछ ना कुछ एज बढ़ेगी तो स्ट्रॉन्ग ही होगा। तब पापा ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उसके बाद से कभी नहीं मना किया। जब बॉक्सिंग आपने बताया कि खतरनाक गेम है, हम सब जानते हैं खतरनाक गेम है, तो फिल्मों में जब मैं स्कूल में था मैंने अपने देखी थी, तो उसमें क्या होता है कि सनी देओल बॉक्सिंग छोड़ चुके होते हैं लेकिन 20 साल बाद आते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। बॉबी पाजी का हाथ काम नहीं करता, जब करता है तो फिर सीधे नंबर 1 बॉक्सर बन जाते हैं। क्या ये इतना आसान है? बॉक्सिंग की ट्रेनिंग का क्या मतलब, शुरुआत जब करते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर आगे कैसे कैसे बढ़ती है मुश्किलें? भाई इतना आसान तो नहीं है जितना फिल्मों में लिखा है। हमें बहुत कुछ त्याग भी देना पड़ता है, हर चीज़ें, हम कहीं शादी पार्टियों में भी नहीं जा सकते, इतना तक हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारी डेली प्रैक्टिस हमें चाहिए ही है। बॉक्सिंग ऐसी है कि किसी एक चीज़ पर हम फोकस नहीं कर सकते, हमें पूरी बॉडी को तैयार करके ही चलना पड़ता है। पैर कमज़ोर हो गए तो हम फुटवर्क नहीं कर पाएंगे, हाथ कमज़ोर हो गए तो पंच कैसे लगाएंगे। अगर हमारा पेट भी कमज़ोर रह गया है उसके लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अगर वो कमज़ोर रह गया तो वहाँ भी पंच लगते हैं। हर चीज़, हर मसल हमें चाहिए है, तो इतना आसान तो नहीं है। अगर कहीं इंजरी हो जाती है तो रिहैब के बाद भी हमें काफ़ी टाइम लगता है उसी परफॉर्मेंस तक आने के लिए। फिल्मों का थोड़ा अलग है, रियल लाइफ में कभी पंच खा के देखो। अरे नहीं, ऑफर आपका ठीक था लेकिन नहीं। खैर, बॉक्सिंग जैसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग और अमेचर बॉक्सिंग, 2 तरह की बॉक्सिंग होती है। आप अमेचर करते हो, विजेंद्र भाई पहले अमेचर थे, अभी कर रहे हैं। तो ये जैसे हम लटके झटके बहुत देखते हैं ना कि बॉक्सर आ रहा है ये करते हुए पता नहीं क्या क्या करते हो, तो आप लोग जब रिंग में आते हो आप लोग का क्या होता है जब अमेचर बॉक्सर जब रिंग में आता है? क्योंकि बाउट्स जो होती है ना वो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है। इंडिया में अभी भी यही है कि कभी यूट्यूब पे आ गए तो कभी ओलंपिक्स चल रहे हैं तो टीवी पे वो भी बस बाउट देखने को मिलते हैं। शुरू में जब आप लोग वॉक करते हो तो क्या कैसे होता है, करके दिखाएंगे थोड़ा सा? बिल्कुल भाई, मैं करके दिखाऊंगा, पर मैं बहुत सिंपल ही जाता हूँ। कुछ का, किसी का अपना कोई स्टाइल होता है, किसी का आपने लुक्का का देखा होगा, अगर कहीं मूवी में ही देखा होगा, वो ऐसे करते हुए आता था, ऐसे। उसके शोल्डर काफ़ी अच्छे थे, मैं तो वैसे ही पतला दुबला हूँ, मेरा तो क्या हुआ।
पर मैं बहुत सिंपल ही अपना बस अपोनेंट के बारे में सोचता हुआ सिंपल में आता हूँ। मेरा इतना ज़्यादा कुछ नहीं रहता, किसी किसी का रहता है। कोई अभी मेरे साथ शायद कॉमनवेल्थ में थी सेमीफाइनल बाउट, उसका एक्शन था ऐसे ऐसे करते हुए आता था, मतलब कि हमें दिमाग को थोड़ा फोकस रखना है। वो ऐसे करते हुए आता था, तो उसकी पूरी टीम जो उसके साथ में सेकंड कोच वगैरह सब आ रहे हैं, पूरी टीम ही उसकी ऐसे आती थी। लेकिन मेरा बहुत ही सिंपल है, मैं बस अपोनेंट का ही सोच के माइंड में वहाँ तक सिर्फ मैं जॉगिंग में जाता हूँ। थोड़ा मेरा बहुत सिंपल है। अच्छा, टीम की आपने बात की, तो जब आप बाउट के लिए जा रहे होते, फिल्मों में तो खैर भाई भैया दीदी सब आ जाते हैं, अपने में ही मैंने देखा, बार बार रेफरेंस ला रहा हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट मूवी है, बार बार देखते हैं। धर्मपाल जी आपके भी फेवरेट एक्टर हैं? जी जी, मेरे भी बिल्कुल। तो ये क्या होता है जो आपकी टीम साथ में चलती है, रिंग के आसपास कौन लोग अलाउड होते हैं? वही जो क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, वही मतलब 3 कोच हमारे साथ रहेंगे, जो हमें बताते भी रहेंगे। हमें रेस्ट के बाद जो हमारा पानी है, जो हमें वापस से रिफ़्रेश करता है, वो चीज़ें हमें, अगर कहीं चोट है तो वहाँ वैसलीन लगानी है, उसकी केयर करनी। ये 2-3 कोच हमारे साथ रहेंगे जो हमें जिताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और जितना हमने सीखा उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये मतलब जैसे कई सारे बॉक्सर्स हैं जो अपने पर्सनल कोच के साथ जाते हैं, क्या ये टीम के कोच होते हैं या फिर पर्सनल कोच भी अलाउड होता है? क्योंकि हम देखते हैं दल जो होता है बॉक्सिंग का वो ठीक ठाक होता है, 5, 7, 10, 15 बॉक्सर होते हैं, तो क्या सब अपने पर्सनल कोच ले जाते हैं या फिर कोचेज़ की एक नेशनल टीम टाइप की कुछ होती है? हाँ, ये नेशनल टीम्स जो हमारे इंडिया कैंप है उसमें कुछ चुनिंदा कोचेज़ हैं, उनके साथ में हम ट्रेनिंग पे जाएंगे, उनके साथ में हम खेलने जाएंगे। वही कोचेज़ साथ में हमारे सेकंड तक जाते हैं ताकि हमारा तालमेल सेम रहे, जो हमारा ट्रेनिंग में है और जो हमारा ऊपर कंपटीशन के रिंग में है वही सेम रहे। वही हमें हिदायतें देते हैं, बताते हैं कि हमें कैसे खेलना है और कैसे जीतना है। अच्छा, अब जैसे अभी जब आपसे बात हो रही थी बाहर, जब हम लोग बैठे हुए थे, तो दिमाग की बात हुई थी ना, दिमाग पे चोट लगती रहती है, तो वैसे भी माना जाता है जो फिजिकल गेम्स है उनमें अक्सर एक आम धारणा है कि ये जो फिजिकल गेम वाले बंदे, इनका पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। मेरा भी नहीं था, लेकिन मैं फिजिकल गेम भी नहीं कर पाया। खैर, आपका क्या सीन रहा है, क्या पढ़ाई करी है आपने और कैसे कैसे कितनी मुश्किलें आई पढ़ाई करने में? जी, पढ़ाई में 12th तक तो मैंने कंटिन्यू किया था, काफ़ी ठीक ठाक मेरे मार्क्स भी थे, इतने ज़्यादा मैं ज़्यादा पीछे वालों में भी नहीं था थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते थे टाइम में। लेकिन उसके बाद मैंने जैसे पूरा ही फोकस मेरा बॉक्सिंग पे हो गया था, तो पढ़ाई मेरी कहीं ना कहीं पीछे रही है। उसके बाद वैसे मैंने ग्रेजुएशन तक कर ली है, लेकिन बॉक्सिंग पे मेरा पूरा फोकस था। तो हमारे आगे एक टारगेट था कि हमें ओलंपिक्स में जाना है, अपने देश के लिए मेडल लेना है, और वही टारगेट अभी तक हमारा आगे ही है कि हमें अपने देश को ओलंपिक्स में मेडल दिलाना है। ओलंपिक्स में मेडल दिलाना है। कलर का कोई वादा? कलर तो एक ही है, एक ही होता है, मेडल तो एक ही होता है, जो हमारे झंडे में भी बताया गया सुनहरा, जो जीता जाता है वही सुनहरा ही कलर मेरे हिसाब से बेस्ट है। खैर, अभी आप कह रहे थे शादी वादी में नहीं जाते, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ कि शादी में जब जाते हैं मीठा या फ्रूट्स आप बहुत खाते हैं, तो ये कौन सी शादियाँ होती हैं जिनमें आप चले जाते हैं? ये हमारे कुछ खास दोस्तों की शादी होती हैं, जैसे कि हमारा यही छोटा सा ग्रुप है एक फ्रेंड्स का, कुछ मेरे क्लासमेट्स हैं जो अभी तक साथ हैं, कुछ हमारे बॉक्सिंग मेट्स जो मतलब मेरे बॉक्सिंग स्टार्टिंग से थे और अभी तक, उनकी शादियों में 1-2 की मैं तो मज़ा भी नहीं पाया क्योंकि मैं खेलने गया हुआ था बाहर, बहुत शिकायतें मिली थी उसके लिए। लेकिन 1-2 शादी में जिसमें हम गए हैं या कोई हमारी फैमिली की शादी अगर हमें टाइम मिलता है उसमें जाते तो हम ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते, हम सिर्फ फ्रूट्स या थोड़ा मीठा ही खा सकते हैं जो हमें ठीक रखे, नहीं तो 2 दिन के लिए हमें फिर 10 दिन ज़्यादा भागना पड़ेगा। अच्छा, शादियों का जिक्र है तो नीरज का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, शादी में क्या मस्त डांस कर रहे थे। आपका कोई ऐसा वीडियो आने की उम्मीद है इन फ्यूचर, या कोई ऐसा है जो कहीं दबा कुचला हो निकला है? दबा कुचला तो भाई बहुत कुछ है वो ये पर्टिकुलर वीडियो, ये डांस वाला वीडियो? हाँ, डांस वाला वीडियो भी होगा कहीं ना कहीं, अभी दोस्तों के पास तो होगा फ़ोनों में तो, पर वैसे हम कहीं इतना ज़्यादा दिखाते नहीं, हम बस थोड़ा ही अपने दोस्तों में ही करते रहते हैं सब कुछ। अच्छा, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप ना क्रिकेट खेलते हैं ना क्रिकेट देखते हैं। हाँ भाई, कुछ वक्त पहले तक मैं और पुनीत भी ऐसे ही थे, लेकिन अब हम लोग क्रिकेट ही देखते हैं। तो फेवरेट गेम कौन सा है आपका, क्रिकेट नहीं देखते तो? भाई मतलब बॉक्सिंग तो है ही, आप खेलते नहीं, हो इसके फेवरेट अलावा? गेम कौन करता है, फेवरेट नहीं है मेरा बॉक्सिंग में तो मैं बता आपको, भाई लेके आए थे तो कहाँ फेवरेट है, बच्चे को कहाँ पता होता है फेवरेट। मैं गाँव में कभी कभी जो मिट्टी में कुश्ती होती है मैं वो देखने के लिए जाता था, कभी गाँव में जैसे अखाड़े होते हैं मैं उनमें जाता था, और उनमें इंटरेस्ट मेरा इसलिए बन गया तो कि मैं देखता तो मेरा भी मन करता था
और मैं कभी कभी उसमें गया भी हूँ। मुझे चित भी बहुत ने किया है, क्योंकि मैं तो बहुत पतला दुबला, और उन्होंने मुझे पकड़ा और उठा के मिट्टी में, यही होता था कि उन्होंने डाल दिया, बस मैं अपना रो पीट के वापस से घर आ गया। फिर भाई ने जैसे बॉक्सिंग में ले गया, अब मैं उनको सबको बोलता हूँ तुम रेसलिंग में, मैं बॉक्सिंग में आ जाओ, देखता हूँ। तो अभी काफ़ी अच्छा है मेरा, रेसलिंग में काफ़ी फॉलो करता हूँ। रेसलिंग में हमारे मेडल्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे किसी भी गेम में हो, तो मैं रेसलिंग को काफ़ी फॉलो करता हूँ। अच्छा, रेसलिंग में इंटरेस्ट पे फिर मुझे एक मूवी याद आ गई, सलमान भाई की सुल्तान। उनका देखिए आपने? हाँ देखिए भाई। देखिए, उनका इंटरेस्ट तो किसी अलग वजह से आया था रेसलिंग में। आपका इंटरेस्ट जैसे क्या होता है ना कि मैं जिस इलाके से आता हूँ, देश के यूपी ईस्ट से, वहाँ क्रिकेट के अलावा कोई गेम समझ नहीं आता, और खेलना भी इजी होता है, किसी भी बगीचे में खड़े हो जाओ, शुरू हो जाओ। तो हरियाणा में रेसलिंग बहुत सारी होती है, लेकिन फिर भी एक तो कोई रीजन होता है ना कि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप ऊपर ऊपर से रेसलिंग को देखते हो तो यार मिट्टी में गिरना है या गिरा देना है, तो इसमें क्या ही इंटरेस्ट। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट था कि आपको लगा कि मतलब रेसलिंग बड़ा मज़ेदार गेम है बॉक्सिंग से पहले? भाई एक तो मेरे दादाजी मलखम नहीं, रेसलिंग ही करते थे। रेसलिंग, अब पिताजी मलखम करते थे। वो भी बस स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत है, लेकिन दादाजी काफ़ी मेहनत करते थे। उन्होंने आसपास के करीब 6-7 गाँव का, एक सतगांव बोलते हैं हरियाणा में, उनमें उन्होंने रेसलिंग की छुट्टी भी बोली थी। मतलब नंबर 1 के लिए उनके साथ अगर कोई भिड़ना चाहता है तो उन्होंने, वो एक आए थे उनसे, वो जीत गए थे। वो इसलिए थोड़ा स्पोर्ट्स में थे। मैं गया तो उन्होंने इसलिए शायद मेरा सपोर्ट किया था। मुझे इसलिए भी पसंद था कि वो करते थे, मुझे इसलिए पसंद था कि मैं उसमें कुछ अखाड़ों में उनमें देखने के लिए जाता भी था। मुझे शायद इसलिए भी पसंद था क्योंकि और कोई गेम मुझे दिखता ही नहीं था, सिर्फ मुझे वही दिखता था। मैं शाम को कहीं जाता खेलने के लिए तो मैं बस वही देखता, तो शायद इसलिए मेरा इंटरेस्ट उसमें थोड़ा ज़्यादा है। आजकल तो मेडल इतने आ रहे तो उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ काबिल दोस्त कल परसों से तैयारी कर रहे थे आपसे सवाल करने की, वो आगे आए और शुरू करें। आइए। हम बॉक्सर नहीं है। अमित भाई, गुस्सा आता है आपको? भाई गुस्सा बहुत आता है। हाँ, तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि बॉक्सिंग ऐसा गेम है जिसमें आपको स्ट्रेंथ के साथ सेल्फ कंट्रोल भी बहुत चाहिए होता है, जो क्योंकि सामने से जब मुक्के दनादन पड़ रहे होते हैं तो जो वो गुस्सा आता है आपके अंदर, वो उसको आप कैसे यूज़ करते हैं अच्छे में। एक तो गुस्सा आया था सनी पाजी को, ओए तेरी, वो बोल दिया था अपने में। एक गुस्सा आपको भी आता होगा, तो उस गुस्से का फ़ायदा कैसे उठाते हैं आप? भाई हमारा बोलते हैं कि रिंग में जितना हम माइंड को फ्रेश रखेंगे, शांत रखेंगे, उतना अच्छा है। मुझे गुस्सा आता है जब मैं वेट कंट्रोल करता हूँ, ना तो कुछ खा पी रहे हैं, ऊपर से कुछ सिर पे चढ़े हुए हैं, तो उसमें गुस्सा ही आएगा। नहीं, रिंग वाले गुस्से की बात कर रहा हूँ। रिंग में मुझे कभी गुस्सा मेरे हिसाब से बहुत ही कम आया है, लेकिन जब आया है तो वही है कि आगे वाले को छोड़ना नहीं है फिर। नहीं, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सामने से जब हुक्स पड़ रहे हैं आपको इधर उधर और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस समय एक सिचुएशन ऐसी भी आती होगी। वो उसमें गुस्सा कहाँ आता, उसमें तो ये आता भाई कोना पकड़ ले छुप जा कहीं। उसमें अगर गुस्सा आता है तो यही आता कि या तो अगले वाले ने फाउल मारा है, तब गुस्सा आएगा कि अब इसने फाउल मारा तो मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा इसको। 2 पंच 4 पंच ज़्यादा मारते हैं। थोड़ा सा डाइट के बारे में बता दीजिए। बादाम रगड़ा खाते हैं? बादाम भी बहुत पीता हूँ, दूध भी बहुत पीता हूँ, और घी भी बहुत खाता हूँ, लेकिन जब मैं, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं तो कंपटीशन के टाइम पे तो हमें ऐसी डाइट फॉलो करनी पड़ती है कि जान निकल जाती है। कैसी डाइट होती है वो बताइए लोगों को। मतलब डाइट क्या है, हमें बहुत हेल्दी चीज़ें खानी पड़ती है। कोई भी स्पोर्ट्स में ले लो, बॉक्सिंग में ऐसा है कि जो हम खा रहे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट बहुत ही हमारा चुनिंदा होगा कि आमलेट खा लिया या थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स खा लिए, उसमें थोड़ा दूध डाल लिया, बस इतना ही होता है हमारा। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा वेट कंट्रोल भी करना है। बड़े वेट वालों का ठीक है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, फिर जाके खेल भी लेते हैं। छोटे वेट वालों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती है, हमें बहुत कुछ कंट्रोल करके खाना पड़ता है। ट्रेनिंग किस टाइप की रहती है आपकी? ट्रेनिंग भाई हमारी 2.5 से 3 घंटे के आसपास रहेगी। जब हमारा कंपटीशन नहीं है उस टाइम पे हम इंडोरेंस और इन चीज़ों पे जाते हैं, स्ट्रेंथ के चीज़ों पे जाते हैं। लेकिन जब हमारा कंपटीशन है उस टाइम हमें स्पीड ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ताकि बॉडी में थोड़ी स्पीड भी आए, थोड़ा वेट भी कम हो रहा है, वो हमारे लिए स्पीड पंची ज़्यादा अच्छे है। यानी कि 24 घंटे आप सिर्फ बॉक्सिंग ही होता है? 24 घंटे बॉक्सिंग रहता है। एक संडे मिलता है। एक संडे मिलता है। उस संडे क्या करते? चीट? हाँ, चीट भी होता है, बहुत बार चीट भी होता है, लेकिन मैं पसंद करता हूँ मेरे दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ रहना। मूवी वगैरह मैं देखता नहीं बाहर जाके कहीं भी, टीवी में मैं कभी कभी देख लेता हूँ, कार्टून बच्चे चला लेते हैं, मैं भी चला लेता हूँ। देखिए, हमारे इतने अच्छे बॉक्सर कार्टून देखते हैं।
हाँ मैं कार्टून बहुत देखता हूँ भाई। कार्टून हो गया, छोटा भीम। छोटा भीम भी हो गया, टॉम एंड जेरी हो गया, मैं बहुत देखता हूँ। ये डोरेमोन वोरेमोन सब देखता हूँ मैं। अमित भाई हमारा क्योंकि मेरा घर कैंट एरिया में पड़ता है, तो जो आर्मी के जवान होते थे उधर, वो बॉक्सिंग करते थे, तो मैं उनको दूर से खड़े होकर देखता था। कुछ शब्द सुनाई देते थे, फ्रंट हुक, बैक हुक, जैब। तो अगर मैं चाहूँ मुझे एक मूव सिखाएं आप आसान वाला, जिसकी मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। हाँ भाई बिल्कुल। राइट कट था क्या था पुनीत? ये जो मुझे याद थे, एक मुझे सिखाइए। हाँ ग्लव्स का है, ग्लव्स का। एक राइट क्रॉस हो गया। माइक रख दो, अब हो गया। भाई पहनेंगे, मैं तो बताऊंगा बस। नहीं नहीं भाई, खाएंगे। सीखेंगे। खा के ही सीखेंगे ना, खा के ही सीखेंगे। ठीक, खा के ही सीखेंगे। एक मुझे भी सीखे थे। हाँ, आप ये लो फिर, ये मेरा राइट रहेगा क्रॉस। क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, मैं इसके ऊपर से मारूंगा। भाई समझ के मारे। भाई समझ गए। अरे मेडिकल रूम में अलर्ट कर दो। भाई अगर हम सिंपल खड़े हैं और आप मुझे ये मार रहे हो, आप मुझे ये मारोगे तो मुझे इससे बचना भी है और आपको मारना भी है, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाके मारूंगा। ठीक है। ठीक है, ये ऊपर से आएगा और इसको लगेगा भी, और ये हमारा बहुत कमज़ोर हिस्सा है। तो इसमें आप लोग पहनते भी हैं ये हम इसलिए हम पहनते हैं ताकि ये दबा रहे। अगर ये खुला रहेगा तो ज़्यादा जल्दी नीचे गिरेगा। डर लग रहा है। एक तो खा लो। हाँ चलिए, नहीं सीखना भी है, खा के सीखेंगे। तो अभी जैसे अब मैं इसको रोक भी सकता हूँ, आप मारोगे, ठीक है। मैं इसको रोक भी सकता हूँ। हाँ, अगर आप जैसे रोक नहीं पाए रोक नहीं पाए तो दूसरा आप ऐसे। हाँ वो भी हो जाएगा। अब हम ऐसे कोई नहीं रखता, हम ऐसे रखते हैं ताकि हम मारेंगे तो सेफ भी रहेंगे। जी। आप मार रहे हो तो मैं सेफ हूँ। तो अगर एक बार मुझे ट्राई करूँ। हाँ आप करो, मारो मारो। हाँ सीधा मारो ना, सीधा मारो। हाँ हाँ ऐसे मारो। मैं इसको रोक भी सकता हूँ। अगर मुझे इस पे मारना भी है, कुछ भी मारना है, तो आप अगर मार रहे हो मारो। हाँ ये मार रहे हो, मारो, तो मैं मार भी सकता हूँ। ठीक है ना, अगर मुझे मारना है। अगर आप सीधा मार रहे हो तो मैं ऊपर से भी मार सकता हूँ और मैं नीचे से ही मार सकता हूँ। मेरे घर की दीवारें कमजोर है, मुझे गिरानी है, तो मुझे कुछ बता दीजिए कि ऐसा छोड़ रहा हूँ ना मैं रूम। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बताइए कि मैं फिर से रिपीट करेंगे। रिपीट ये है कि मैं अपना जिस फ्लैट में रह रहा हूँ वो छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं कुछ निशानियाँ दे के जाना चाहता हूँ अपने लैंडलॉर्ड को। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा मुझे सिखाइए, एक मूव जिसकी मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, क्योंकि ब्रूस ली कहते थे कि आप 20,000 बार जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा वो। भाई वो तो ब्रूस ली थे ना। हाँ तो आप कम है क्या? कम ही है भाई। एक बात बताओ। एक मुझे मूव सिखाइए। हाँ आप कोई भी मूव, झगड़ा कर रहे हैं क्या किसी के साथ? नहीं झगड़ा नहीं करना है, नहीं किसी से बदला लेना हो? ऐसा नहीं है, मैं बदला नहीं लेना है, खुद को स्ट्रांग बनाना। अगर मान अगर लीजिए सेल्फ डिफेंस करना जी है, हाँ तो आप सीधा सीधा मारो उसको, सीधा मारो या घुमा के मारो। अगर उसको बिठाना ही है तो पेट में मारो। रियल लग रहा है भाई, रियल लग रहा है। असली नहीं लग रहा है ये। और सबको ये भी बताओ जो ये सोच रहा है ना कि इसमें फोम होता है, उसको नहीं लग रहा है। नहीं भाई, तो 2 उसको एक बार उसको थोड़ा बताओ कि ये लगता भी है। बहुत तेल लगता है। बहुत किसी को ये सवाल रहता है हमसे, भाई उसमें ग्लव्स हो तो उसमें कुछ लगता नहीं है। तो भाई जिसको वहम है, मैं भाई को सिखा रहा हूँ। इसको वहम हो या तो याद हो, नहीं तो मैं भाई को सिखा रहा हूँ, बाद में छुपके कर लेना। एक मूव सिखाइए दीवार वाला, जो दीवार पे प्रैक्टिस हो सके। दीवार पे मारना दीवार है पे, इनको। जो बैग पे कर लेना, दीवार पे ठीक नहीं है। आप जो पंचिंग बैग होता है उस पे आप सीधा मार सकते हो। तो ऐसे करना है। हाँ ऐसे करना है। भाई पीछे से बोला जा रहा है, आप नीरज भाई को दीवार मान लीजिए। चलो यही पंचिंग बैग है, सहारा भी दे दिया मैंने। ठीक है, एक वाला मूव बताइए जो जिसको आपको लगता है कि आपका फिनिशिंग मूव है, कि उसके सामने वो टिक नहीं सकता। वही राइट क्रॉस। वही मैं वही राइट क्रॉस दिखा रहा हूँ। है। खा के देखना है, खा के देखना है। नहीं खा के नहीं, मतलब आप स्लो मोशन में करेगा। मैं हाँ आप मारो मुझे, आप मारो आप मुझे ये मारो, सीधा सीधा मारो। हाँ मारो, हाँ मारो। अरे भाई अब डर लग रहा है मुझे ऐसा कर। अब मैं भी ये भी तो देखो ना, आप कब मार रहे हो, मैं उसी हिसाब से बचूंगा, उसी हिसाब से मैं मारूंगा। हाँ तो ये लग जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल भी है। अब भाई किसको सीखना है? इसे गिरेगा भी जल्दी, ये हमारा थोड़ा रहता है। हाँ बॉक्सिंग के सारे भ्रम दूर हो गए हैं।
चलिए, और काफ़ी देर तक पूछा नीरज जी ने और काफ़ी अच्छे सबक लेकर गए हैं। और अगला सवाल मुझे लगता है कि सोम जी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। सोम आइए आइए, आप आइए ना, आप आइए। ये बदल गया हमारा। ये सोम जी हैं जिन्होंने इंट्रो का सजेशन दिया था और हेल्प करी थी राइटिंग और कॉन्सेप्ट में। तो सोम जी, कल असल में जब अमित भाई इन्होंने बताया मुझे कि आप आने वाले हो, तो इन्होंने पूछा कि क्या सवाल तुम्हारे मन में। तो मतलब मैं हमेशा से ये पूछना चाहता था कि क्योंकि अगर एक बॉक्सर है तो आपके गेम की डिमांड ये है कि आपको अग्रेशन चाहिए। अभी आपने बताया भी कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं बस ओपोनेंट के बारे में सोच रहा होता हूँ। तो एक तो पुरानी राइवलरी होती है कि हाँ बहुत समय से चली आ रही है, इसको मैं जानता हूँ। एक होता है पहली बार उसको फेस कर रहे हैं, तो आपको कई चीज़ें अपने मन में अज्यूम भी तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपको उसको मारना है। मतलब मैं इनसे मिलूंगा पहली बार तो मेरा वो नहीं है, मुझे मत मारो। नहीं हाँ मतलब मेरा वो नहीं है, लेकिन अगर आपको वहाँ जाना है, उस रिंग में हैं आप, तो आपको उसको मारना है। तो क्या चलता क्या है, मैं थोड़ा ये आपकी उस अगर मुझे उस पर इम्प्रेशन जमाना है, उसको अगर डिमोटिवेट करना है, तो हमें ज़्यादा पंच निकालने पड़ेंगे शुरू में, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन चला जाए, हमारा ऊपर आ जाए। फिर वो हमसे डरेगा भी, क्योंकि पंच खाना भी बहुत मुश्किल है। मारना तो है ही है, पंच खाना बहुत मुश्किल है। और उसको वो स्ट्रेंथ भी चाहिए हमें कि हम पंच खाने से रोक भी सकें और उसको सह भी सकें। अगर हम उसके ऊपर 4-5 पंच 3-4 लगाते रहेंगे तो वो ये सोचेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पंच मार रहा है और उससे बचना उसको मुश्किल हो जाएगा। 1-2 से तो बच जाते हैं, लेकिन 4-5 अगर हम मारेंगे तो बचना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर हम डोमिनेट कर सकते हैं। और उसको क्या मतलब आप उसको दुश्मन तो नहीं, वो आपका कंपटीटर है, दुश्मन नहीं, लेकिन आप उसको मार रहे हैं, तो मतलब ये अंदर क्या है, आप लोग के फर्ज है क्या, ये डिसिप्लिन में ही ऐसा है कि ये सामने वाले को देखा और ये ओपोनेंट है, इसके साथ अब खेलना है, कनेक्ट करना है, ये जितने भाई अगर हमें जीतना है तो हमें मारना ही पड़ेगा। ये डिमांड है। फिर हम किस लिए कर रहे हैं बॉक्सिंग, अगर जीतना ही नहीं है तो। लेकिन हमें ये जरूर रहेगा कि अपोनेंट कैसा, उसको हम पहले फेस करें। हो सकता है कि उसमें स्ट्रेंथ और इंडोरेंस हमसे ज़्यादा हो, वो हमारे ऊपर आए, उसको भी हमें टैकल करने के लिए हमारा माइंड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हैं ग्लव्स और इनसे लगती है चोट। अभी अभी ऐसा पता चला है नीरज जी को। तो ये एक पॉसिबल सवाल था, मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं अपनी एक जिज्ञासा शांत करना चाहता हूँ कि जब आप बॉक्स कर रहे होते हैं, अमतेश जी सॉरी थोड़ा घुमा रहा हूँ, तो दांत पे कुछ पहना जाता है और मेरे काबिल साथी सोनू जी वो चीज़ लेकर आए हैं मेरे लिए। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है छोटी सी, ये इतने भारी भरकम मुख के रोकती है और दांत भी बचाती है, मुंह भी बचाती है, कैसे? भाई ये इसको हम गम शील्ड बोलते हैं। हाँ, जो या टीथ गार्ड लगा लो। इसको जब हम पहनेंगे तो सीधा चोट नहीं लगेगी, सीधा पंच अगर लगेगा तो उस पर चोट लगेगी। इस पे ये हमें उस चीज़ से सेफ रखती है। और इसको हम जब पहन के दांतों को दबा के रखते हैं तो हमारी जो चीन है, जो सबसे हल्की चीज़ है बॉक्सिंग में, ये बहुत जल्दी टूट जाती है। इससे बहुत जल्दी अगर यहाँ सीधा पंच लगेगा, सीधा दिमाग तक जाएगा। और बहुत देखा आपने बॉक्सिंग में गिरे हैं, वो इसी वजह से भी गिरते हैं कि यहाँ ज़्यादा डैमेज होता है तो वो गिर जाता है। इसको अगर हम सेफ तरीके से पहनेंगे, ना हमारे दांतों में चोट लगेगी, ना हम गिर पाएंगे, उससे हमारी बाउट भी अच्छी निकलेगी, प्रॉपर तरीके से हम खेल भी पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है बॉक्सिंग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ लगती है। इस important पे आपका ऑटोग्राफ बाद में ले लूँगा। अभी संदीप जी के पास चलते हैं। ये संदीप जी जो हैं, ये जैसे आपकी बॉक्सिंग टीम के सेंटियागो नीवा जी थे, जी जी जी। ये हमारे सेंटियागो नीवा जी हैं। ये यही है जो हम लोगों को धकेल धकेल काम कराते हैं। संदीप सर, मेरा वो सवाल था इस बारे में कि जब बॉक्सिंग पंचेस थ्रो कर रहे होते हैं आप, तो कई बार हम लोगों ने देखा कि ओपोनेंट एक दूसरे के ना शरीर में शरीर लगाने, और जब यहाँ इस तरफ पंच करते हैं तो भाई बार बार रेफरी आपको पुश करता है, नहीं नहीं ये नहीं, इस तरह इशारा करता है ऊपर खेलो, ऊपर खेलो। तो क्या होता है, वो रूल के हिसाब से है या फिर एकदम स्ट्रिक्टली बैन है कि नहीं, इस एरिया को हिट नहीं मारना है आपको, चाहे जो हो जाए, बॉक्सिंग के पंचेस यहीं चलेंगे? जी बिल्कुल, बेल्ट से नीचे हम नहीं मार सकते। और जो वैसे क्लोज होते हैं उसमें इसलिए बोलते ताकि उनका सिर नीचे है, वो बॉक्सिंग में फाउल है। बॉक्सिंग में सिर ऊपर रख के ताकि पंच अच्छे से मार भी सके और पंच अच्छे से अपोनेंट भी मार सके, इसलिए वो रूल है कि सिर हमें ऊपर रख के ही खेलना पड़ेगा। बेल्ट से हम नीचे नहीं मार सकते, वो अंडर बेल्ट हो जाएगा, वो एक फाउल है। उससे ऊपर जो हमारा सामने एरिया दिख रहा है उस पर हम पंच थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, अरे फिर से पूछेंगे। अब जैसे आपने बोला कि ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, लेकिन अगर नॉकआउट पंच देना है तो आप यही टारगेट करो। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जो मेवेदर और ये सब खेलते हैं वो तो नॉकआउट पंच वाला ही खेलते हैं। आपका वाला जो प्रोफेशनल पॉइंट सिस्टम पे चलता है वो बहुत डिफरेंट है उस खेल से। जी, जी। उस खेल से बहुत डिफरेंट है। पर पॉइंट सिस्टम अगर कोई बताए कि कहाँ वाला पंच कितना पॉइंट आपको दिला सकता है, ये कनेक्ट पर डिपेंड करता है, ये कौन सा एरिया टारगेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है? जी, ये कनेक्टिंग पे भी ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसका जो भी स्कोरिंग पंच होगा, जो हमारे जजेस बैठेंगे वो ये देखेंगे इसका कितनी बार कनेक्ट हुआ है वहाँ तक।
और वही एरिया सेम जो हमारे आगे दिख रहा है बेल्ट से ऊपर ऊपर, उस पे मारने से सेम पॉइंट है, ये कोई ज़्यादा नहीं है कि एक के 5 पॉइंट है, एक के 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, वो सेम ही है। बस जजेस ये देखेंगे कि किसने ज़्यादा बार लगाया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए, आप इधर आ जाइए, बहुत दूर जाना पड़ेगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने इंडियन आर्मी की लाइफ भी बहुत पास से देखी है, आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। जी जी। तो दोनों ही प्रोफेशंस में काफ़ी डिसिप्लिन और हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, फिर भी आपके हिसाब से कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है और क्यों? अगर देखा जाए तो दोनों ही मुश्किल हैं, डिसिप्लिन दोनों में ही इतना चाहिए। आर्मी का अगर देखें तो एक आर्मी एक देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको हम जितना भी डिसिप्लिन में रहेंगे उतना ही ज़्यादा वो हमारे देश के लिए और हमारे लिए सुरक्षा का नज़रिए से हम उसको देख सकते हैं। बॉक्सिंग में अगर हम देखेंगे डिसिप्लिन में रहेंगे, अच्छी ट्रेनिंग और आगे जाके हम जो खेल खेलते हैं वो हमारे देश का नाम कर रहा है, लेकिन डिसिप्लिन दोनों में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा। सर इसी से जुड़ा एक और सवाल, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी खेलता है तो अपने देश के लिए मेडल्स और लॉरेल्स लेके आता है, और एक आर्मी ऑफिसर भी अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है, तो आपको लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की देशभक्ति कहीं ना कहीं किसी आर्मी वाले से कम है या फिर बराबर, आपको क्या लगता है? मैं तो कम भी नहीं कह सकता और ज़्यादा भी नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों ही अपने देश के लिए ही कर रहे हैं। हम थोड़ा ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम अपने देश का नाम कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे देश के अंदर से इतनी ज़्यादा सुरक्षा दे रहे हैं कि हम वहाँ तक जाके खेल पा रहे हैं। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आर्मी से भी हूँ और मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं दोनों तरफ से अपने देश की सेवा कर पा रहा हूँ। जी सर। ठीक है, अमित जी अभी आर्मी में सूबेदार हैं और आप आर्मी में हैं, आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या पहले क्या हुआ, मतलब अगर कोई बच्चा है जो कि किसी स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो क्या वो पहले स्पोर्ट्स में बेहतर करे फिर आर्मी उसे पिक करेगी, या फिर कोई ओपन ट्रायल टाइप का मामला? जैसे हमने देखा है कि जो छोटे लेवल की भर्तियाँ होती हैं सेना में वो ओपन होती हैं, खुली भर्ती उनको कहते हैं, तो क्या इस तरीके का कोई होता है स्पोर्ट्स पर्सन के आर्मी में जाने का, या फिर आप किसी गेम में अच्छे होते हो फिर आर्मी आपको पिक कर लेती है? जी, हमें किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए अपनी प्रतिभा को उसको दिखाना पड़ेगा। आर्मी क्या है, जो अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा उसको भी पिक कर लेती है, और अगर उसने कहीं अच्छा खेला है तो भी उसको ले लेती है। ओपन ट्रायल्स का आपने देखा होगा कि आर्मी के लिए वो ओपन ट्रायल देते हैं, उनका अगर खेल अच्छा है तब आर्मी में उनको लेगी, लेकिन अगर उसने पहले ही कहीं इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे मेडल जीते हैं तो आर्मी उसको सीधा अपने पास रखेगी कि हमारे साथ ट्रेनिंग करो और हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको जॉब भी देंगे, पैसा भी देंगे, जिससे आपकी कुछ सुविधाएं, इक्विपमेंट होगी या सप्लीमेंट वगैरह जो भी है वो आपको ईजिली रहेगी, इसलिए आर्मी उनको हेल्प करती है। आर्मी का फिर से जिक्र आया, स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो हमारी आर्मी काफ़ी एक्सेल करती है तमाम सारे गेम्स में। आप देखोगे बहुत सारे, आप नीरज चोपड़ा का उदाहरण ले लो, वो भी सूबेदार ही हैं, आप भी सूबेदार हो, और भी बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो कि आर्मी से जुड़े हैं और तमाम सारे मेडल्स जीत रहे हैं। तो आर्मी का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है या फिर जो उनका ख्याल रखने का तरीका है अपने प्लेयर्स का, उसमें क्या अलग हो जाता है? जैसे हम देखते हैं कि और भी चीज़ें हैं, जैसे आप रेलवे ले लो या फिर और भी ONGC वगैरह की भी टीम्स हैं, तो इसमें आर्मी क्या अंतर, क्या है, क्या अलग है आर्मी की ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ में? आर्मी क्या है, बहुत ज़्यादा केयर करती है खिलाड़ी की, अपने खिलाड़ी को। वो कहीं पर भी, चाहे उसको चोट है तभी भी उसको रिहैब के लिए, उसके लिए डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे, फिजियो प्रोवाइड करवाएंगे ओपनली। जैसे अगर हम कहीं पे भी अपने सेंटर पे हैं तो हमारे जो कोचेज़ हैं उनका बहुत ही इसमें अहम रोल है। आर्मी का अगर मैं बताऊं तो हर जगह पे कोचेज़ मिलेंगे, हर जगह पे हमें ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी। ओपन में अगर मेरी जॉब होगी और मुझे कहीं भी सेंटर पे छोड़ दिया हट करने के लिए, तो मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे जॉब मिल रही है, वहाँ से मुझे पैसा भी आ रहा है। मैं क्यों ज़्यादा सुबह में इतनी सर्दी में उठ के मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा, या मैं शाम को, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्मी में वो रेगुलरिटी, जैसे बताया कि डिसिप्लिन, आर्मी में वो रेगुलरिटी हमेशा करवा देते हैं। अगर किसी बच्चे को इंजर्ड है या वो बीमार है तो उसको थोड़ा बहुत रेस्ट मिल सकता है, नहीं तो हमेशा उसको ट्रेनिंग रेगुलर ही करनी पड़ेगी। अगर हम रेगुलरिटी उस चीज़ में रखते हैं तो एक सिंपल सी बात है, हम उसमें उस चीज़ में अच्छा कर पाएंगे। और किसी का कोई सवाल? काफ़ी सारे लोग पूछना चाह रहे हैं। पुनीत के पास पहले आ जाए? नहीं, पहले जूनियर्स को पहले मौका मिलेगा कैमरे से दूर होते हुए। ओके सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जो ओपोनेंट्स होते हैं उनसे हारने या जीतने के बाद आप मिलते हैं जब, तो उनसे कैसा इंटरेक्शन होता है? मतलब इस चीज़ का कितना फ़र्क पड़ता है कि उसने आपको हराया है या जिताया है? और एक ये कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि अगर जो ओपोनेंट होता है वो बहुत फेमस और पॉपुलर होता है तो उसका फ़ैन बेस होता है,
बहुत शाउटिंग एंड चीयरिंग होती है, तो इन सारी चीज़ों का प्रेशर पड़ता है या नहीं? और एक और चीज़ कि रिंग में जब ओपोनेंट मतलब होता है तो क्या कोई वो होता है, मतलब जैसे टीवी में दिखाते हैं कि वो आपको कुछ प्रोवोक कर रहा हाँ प्रोवोक कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं सच में या सिर्फ मूवी में दिखाते हैं? नहीं, रियल लाइफ में तो ये मेरे हिसाब से बहुत कम होती है। वो मूवी है, उसमें तो कुछ भी दिखा सकते हैं लेकिन जो रियल लाइफ में है, अपोनेंट सिर्फ हमारा रिंग में ही हमारा दुश्मन है। नीचे आके हम सबसे मिलते हैं, अच्छे से हम बैठ के बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है। सिर्फ हमें रिंग में उसको अपनी टेक्निक्स इसलिए दिखानी पड़ेगी क्योंकि हमारे देश को भी हमें जिताना है, हमें आगे लेके जाना है। अगर मैं किसी अदर कंट्री के बॉक्सर से मिलूँगा, हम बहुत अच्छे से रहते। कोई होता है कि अपने अपोनेंट्स को वो गलत भी समझ जाए, उसे ना बात करे, ना कुछ उससे अच्छे से बिहेवियर करे, लेकिन बहुत ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा उनका माहौल मिलेगा, उनकी चाहे टीम के पास जाकर आप बैठ जाओ, चाहे कहीं पर भी उनसे मिलो, वो बहुत अच्छे से नरमी से पेश आते हैं। लेकिन मूवी का अगर मैं बताऊं तो उनको तो सिर्फ मसाला चाहिए है, कुछ भी दिखाने के लिए ऑडियंस को जो पसंद आए, जनता को जो अच्छा लगे। लेकिन हमें रियल लाइफ में यही दिखाना पड़ेगा कि हम अपने देश के लिए खेल रहे हैं। सिर्फ जो हमारा अपोनेंट है वो सिर्फ एक अपोनेंट है, वो रिंग में है, बाहर हमें उससे ना कोई दुश्मनी है, ना कोई वो हमारा कुछ चीज़ लेके भाग रहा है। तो हम रिंग में ही अच्छे से खेल पाते हैं। ठीक है, हमारी स्पोर्ट्स टीम के साथी पुनीत जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुबारक जी से तो कई सवाल लेने हैं मुबारक जी के, लेकिन अभी पुनीत जी पूछ लें। सवाल तो अमित भाई कई हैं। सबसे पहला सवाल इससे शुरू करना चाहूँगा। आपने स्टार्टिंग में कहा जब ये बातचीत शुरू हुई कि मैं कई बार बूढ़े लोगों को भी परेशान कर जाता था, बच्चों को तो करता ही था, उसके लिए बदनामी था, बूढ़ों को भी। तो ऐसी कोई कहानी बताइए, किसी दादाजी को आपने खोद दिया हो या परेशान कर दिया और वो घर तक चले आए हो अपना डंडा लेके, कहाँ है अमित, लाओ उसको। ये एक बार मुझे एक किस्सा याद है। 1 अप्रैल थी उस दिन, तो अप्रैल फूल बनाते हैं सबको, अब बूढ़ों के साथ तो क्या ही करेंगे। तो मैं हर घर पे जाके कि दादाजी बुला रहे हैं, उनको थोड़ा कुछ काम है। तो गांव में मेरे दादाजी जो थे उनका काफ़ी अच्छा नाम था, वो पंचायती आदमी थे, काफ़ी चौधरी आदमी जो जिनको बोलते हैं वो थे। तो मैं उनकी बात कोई टालता नहीं था, उन जिसको भी बोल दिया अगर वो हैं तो वो एक बार ज़रूर जाएंगे। मैंने मेरे घर में कम से कम 20 से 25 आदमियों को, औरतों को ये बुला के कि वहाँ आपको बुला रहे हैं, काम है। लेकिन वो जहाँ भी जाता है कि भाई मुझे तो कोई काम नहीं है। ये मैंने एक उनको परेशान किया था, किसी को कोई काम छोड़ के आया था, कोई कुछ काम छोड़ के घर पे उनको सबको बुला के, और फिर मुझे सब कह के देखो आपके बच्चे ने बेखाम में मुझे यहाँ पे बुलाया है, फालतू में यहाँ बुलाया है, मेरा टाइम वेस्ट किया है। लेकिन मैंने सबको वहाँ जाके उनका आशीर्वाद भी लिया, उन सब के लिए चाय कॉफ़ी वगैरह बना के उन सब से, फिर इतने सारे अगर हम बैठे हैं तो सब बातें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नई बात भी निकल के आएगी। इस वजह से मैं सबको परेशान भी करता था। लेकिन बूढ़े कुछ हैं तो जो डोगा लेके चलते हैं, कभी किसी का डोगा छीन के भाग लिया, कभी किसी का दादी बैठे हुए हैं उनको पैर को हाथ लगा के थोड़ा खींच लिया आशीर्वाद के लिए, बस वो सिर्फ मैं मजाक में कुछ भी कर देता था। ये डोगा क्या होता है जिसको नहीं डोगा पता? जिसको सहारा लेके डंडा, लाठी। लाठी जिसको हम लकड़ी वगैरह साथ में जो लेके बूढ़े लोग चलते हैं, उसको हम हरियाणा में डोगा बोलते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा शादियों में, दोस्तों की शादियों में जाते हैं, मीठा और फल और सैलड ये सब ज़्यादा खाते हैं। तो किसी और प्रोफेशनल एथलीट से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि मैं बाहर जाके ये सब कम इसलिए खाता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्टिंग जब होती है तो कई बार गलत चीज़ें भी हो सकती। तो क्या साइकोलॉजिकली वो डर रहता है कि अगर मैं कुछ ऐसा खाऊं जिसमें कुछ सब्सटेंस हो, अनजाने में ही वो हो जाए जो टेस्टिंग में दिक्कत आए? तो हाँ नहीं भाई, क्योंकि हमें पता है मिठाइयों में तो ऐसा कुछ, फ्रूट्स में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं बस फ्रूट्स हो गया या मिठाइयाँ वगैरह होगी, इनमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ हमें एनर्जी अच्छी देते हैं, मैं इसलिए वही चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ। सुल्तान का जिक्र आया था और हमने और भी कुश्ती की मूवीज़ देखी है, दंगल, ये सारी चीज़ें। और हरियाणा में हम देखते हैं कि कल्चर है दंगल का, वो ग्राउंड, और अब मैट आ गया है तो अब मैट में ट्रांसफ़र होने लगा है। वो बड़े बड़े 6 फुट 3 इंच के और लंबे चौड़े लोग, और आप जैसा आपने खुद बताया, और अभी आप वेट कैटेगरी में, लो वेट कैटेगरी में रहते हैं। तो ये जब आप दंगल करने बचपन में जब जाते थे कि सुबह एक बार एक्सरसाइज हो गई, वर्जिश हो गई, डर नहीं लगता था उन आदमियों को देख के? 6 फुट 5 इंच का आदमी, आप 28 किलो महज आपका वजन, उस आदमी को देख के आप कैसे, मतलब वो जो फियर था उसको कैसे ब्रेक करते थे कि नहीं भाई मैं लड़ूंगा? भाई वो कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो सिर्फ मेरे साथ खेलेंगे, कहीं चोट वीट भी लगी है, पर हमें ज़्यादा यही रहता था कि वो सिर्फ मेरे साथ खेलेंगे। मैं जितना ज़ोर लगा सकता हूँ मैं अपनी तरफ से उतना ज़ोर लगाऊंगा, चाहे मैं हार ही जाऊँ, क्योंकि वो कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा इसलिए ज़्यादा डर दूर हुआ कि एक तो
मेरे से तो पतला कोई क्या ही होगा, सब बड़े ही हैं, सब तगड़े ही हैं। मैं हार चाहे 5 बार 6 बार जाता था, लेकिन मैं अपना जोर पूरा लगाता था। उस वजह से बार बार टकराने की वजह से उनके साथ मेरा डर थोड़ा दूर हो इसलिए भी हो गया था। मैं बार बार उनके साथ प्रैक्टिस करता था। मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि आपने अपना बताया कि आपका फेवरेट मूव राइट क्रॉस है, वो हमने देखा करके भी दिखाया आपने। सबसे ज़्यादा डर किस मूव से लगता है कि जैसे आपका कोई मतलब फेवरेट ओपोनेंट हो जिससे खिलाफ आपको खेलना पसंद हो और नापसंद हो, तो जिससे नापसंद है उसकी कौन सी ऐसी मूव है जिससे आप सोचते हो कि नहीं इस मूव से मेरी थोड़ी सी टेक्निक कमज़ोर है, या इस पे मेरे को और वर्क करना है, या ये वाला पंच आ गया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी इसलिए इससे डिफेंसिव में रहूँगा? भाई जो 2 से 3 पंच होंगे उनसे बचना, जैसे मैंने बताया था कि उनसे बचना मुश्किल है। 1-2 से हम बच जाएंगे, 3 से भी बच जाएंगे, लेकिन जो उसके बाद जो पंच आएंगे कितनों से बचेंगे, कितनों से ही हम डिफेंस कर सकते हैं, या तो उसके बाद तो हमें फिर गार्ड ही बना के खड़े होना है। उनसे मुझे थोड़ा डर लगता है। और मेरी अच्छी चीज़ ये रहेगी कि मैं उनसे बच के अगर उनके ऊपर काउंटर कर पाऊँगा और पंच अपने 1-2 लगा पाऊँगा, वो मेरे लिए बेटर भी है और मेरी प्रैक्टिस में भी वो काम आता है। इसलिए मुझे वो चीज़ पसंद भी है और उस चीज़ से मुझे डर भी लगता है। कोई स्पेसिफिक मूव ऐसी? स्पेसिफिक तो कुछ नहीं भाई, ट्रेनिंग करते करते कुछ भी आगे आ जाता है। प्रशांत जी हमारे साथी, ये भी फिटनेस में बड़ी रुचि रखते हैं और लगातार जिम शिम करते रहते हैं। क्या पूछेंगे प्रशांत? मेरा सवाल ये है कि जैसे आप इंटरनेशनल खेले हुए हो, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है आपने, आपके साथ जो स्टेट लेवल या बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके साथ ही कई सारे ऐसे होंगे जो मतलब इक्वली कैपेबल होंगे, हाँ, और वो शायद नेशनल और इंटरनेशनल नहीं खेल पाए होंगे। तो आपके अप्रोच और उनके अप्रोच में और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होता है, उसको आप कैसे लेते हो, वो थोड़ा बताइए। भाई अगर मैं अपने ही बताऊं, मैं मेरे बेसिक कोच के साथ ट्रेनिंग करके बहुत खुश होता हूं, क्योंकि वो मेरी कमियां भी मुझे बताएंगे और वो जो बताएंगे वो दिल से बताएंगे, मुझे आगे ले जाने के लिए बताएंगे। जो एक नीचे लेवल पे बॉक्सर है या जो सेम मेरे जितनी टेक्निक्स उसमें है, वो अपने कोच की सुन के आया है, लेकिन उसको एक बार दिखाना पड़ेगा ये चीज़ें कि मुझे उस लेवल पर तक जाने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं अमित के साथ या किसी के भी साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। उसमें स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे उसको अप्रोच करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, तभी वो मेरे जैसे या मेरे से ऊपर जाके मेडल्स जीत सकता है। एक बार तो पर उसको दिखाना ही पड़ेगा कि मैं अमित के लेवल की या उससे ऊपर ट्रेनिंग में कर रहा हूँ। ट्रेनिंग का बार बार जिक्र आ रहा है, तो ट्रेनिंग शुरू में आपने जब की होगी तो इतनी टफ़ नहीं रही होगी, लेकिन अब जो शेड्यूल होगा मुझे लगता है अब ज़्यादा टफ़ होगा। तो अगर कोई बॉक्सिंग शुरू करना चाह रहा है तो जैसे हम तमाम सारी मूवीज़ देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या फिर गूगल पे कुछ खोजते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी ही मिलती है, पूरी बातें नहीं आती। तो अगर कोई बच्चा बॉक्सिंग में शुरू करना चाह रहा है, करियर बनाना चाह रहा है, तो 4-5 चीज़ें जो एकदम बेसिक हैं जिनकी पे ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए शुरू में, वो क्या होंगी आपके हिसाब से? सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ बॉक्सिंग स्टार्ट करते टाइम, सबसे ज़्यादा मेन है उसके कोच की वो बताई हुई बातें जो उन्होंने स्टार्टिंग में उसको बताई हैं कि कैसे हमें क्या स्टेप चाहिए। एक बॉक्सिंग स्टार्ट करते टाइम हमें बताते हैं कि हमारा जो पैर का और हाथ का कॉम्बिनेशन है वो अगर तालमेल उनका ठीक है तो बॉक्सिंग करने में ज़्यादा इजी रहेगा। मेन यही रहेगा कि उसके बॉक्सिंग का जो कोच है या उसका ट्रेनर या उसका कोई बड़ा भाई जो उसको ट्रेनिंग के लिए लेके आया है, वो जो बता रहा है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने वो चीज़ें की हैं, वो तभी बता सकता है। भाई और बॉक्सिंग, अमित पंघाल, एक बड़ी चीज़ फेमस है आपके बारे में, मतलब अगर आप गूगल पे खोजा जाएगी आपके बारे में कुछ चीज़ें, तो उनमें एक मोबाइल गेमिंग निकल के आती है बार बार, बहुत खेलते हैं आप। और पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी 2019 में, तो आपने बताया था कि जब आप वो फेमस मोबाइल पे मार धाड़ वाला जो गेम है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें आप मुक्कों से ज़्यादा गन्स पे भरोसा करते हैं क्योंकि गन्स से ज़्यादा डैमेज होता है। तो वो तो खैर गेम बैन हो गया ऑलमोस्ट। अब कौन सा गेम है जो अमित खेलते हैं अपने खाली टाइम में? भाई मेरे पास बहुत सारे गेम हैं। कौन कौन से? स्नेक छोड़ के, स्नेक आपने बताया था कि स्नेक भी मैं खेलता हूँ, लूडो भी मैं खेलता हूँ। मैं एक मिनी मिलिटिया नाम का गेम है, वो भी ज़्यादा गन्स पे ही निर्भर है, अलग अलग गन्स आती हैं उसमें भी, वो भी ज़्यादा। एक एंग्री बर्ड करके भी गेम है, वो कुछ बिल्डिंग्स हैं, उनको
गिराता है, वो ऐसा गेम है। वो मूवी भी मैंने पता नहीं कितनी बार देखी है, क्योंकि मैं कार्टून्स मूवी और ये चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ। मैं गेम मेरे पास हमेशा, मेरे ही फ़ोन्स नहीं, मैं घर पे जो मम्मी का फ़ोन है, पापा का जो फ़ोन है, उनमें भी गेम डाउनलोड करके रखता हूँ। इसकी बैटरी अगर कम है तो वो उठा लिया, उसकी कम है तो वो उठा लिया। ये मैं करता रहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर घूमने में, मूवीज़ वगैरह देखने में विश्वास कम रखता हूँ। मैं घर रह के, रूम पे रह के, फ़ोन में ज़्यादा गेम खेलने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। आपके पसंदीदा धर्मपाल जी हैं, धर्मपाल जी के साथ आपने फ़ोटो भी डाली थी ट्विटर पे, तो उनसे मुलाकात हुई थी आपकी, वो फ़ोटो शायद उनके फार्म हाउस या घर की थी। तो जब पहली बार आप धर्मपाल जी से मिले तो पापा के फेवरेट, कोच के फेवरेट और आपके भी फेवरेट, तो क्या फीलिंग्स थी? जैसे अब जब मैं आपसे पहली बार मिला तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या ही अचीव कर लिया जीवन में, कि मतलब सोचा नहीं था कि वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर, वर्ल्ड नंबर 1, और इतनी आसानी से अपने ही ऑफिस मिलूंगा, बाहर कहीं मिलना अलग है। तो आप उनके पास गए, मिले, तो क्या फीलिंग रही उस टाइम? भाई एक उस टाइम ये था कि कितने सालों का सपना पूरा हो रहा है। उस आदमी से मिल रहे हैं जो ये मानते थे कि पता नहीं कब देख पाएंगे, ना भी देख पाएंगे। एक तो मेन तो वो था, एक मेन वो था कि उनसे मिलके कितनी घबराहट होती है, कितना देर तक हम मिल पाएंगे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल ही अलग कर दिया। इतना टाइम मुझे दिया, करीब 2-2.5 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास हम बैठे, उनके साथ खाना वाना खाया, चाय वाय पी। इतना नॉर्मली उन्होंने हमारे साथ बिहेवियर किया जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के नॉर्मली बात करते हैं। उन्होंने मुझे 1 मिनट के लिए भी ये नहीं लगने दिया कि वो बहुत बड़े स्टार हैं और मैं उनसे मिलने के लिए गया हूँ या मैं कोई उनको नहीं जानता ऐसा हूँ, सिर्फ एक फ़ैन के लिए गया हूँ। उन्होंने मुझे 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं होने दिया। और मेरे कोच और पिताजी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो तो मैं ही देख पा रहा था, क्योंकि मैं ही इस टाइम भी इतना खुश था, तो उनके लिए तो और भी बड़ी चीज़ होगी। और उनका ये सपना पूरा मेरी वजह से हो पाया है, या मेरा सपना उनकी वजह से पूरा हो पाया है, ये मैं उस चीज़ को बता ही नहीं पा रहा था, इतना मैं खुश था उस टाइम। अच्छा, धर्मपाल जी के अलावा एक और इंसान है, काफ़ी सीनियर सिटीजन है इंडिया के, जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं और आप मतलब मैं देखता हूँ कि तारीफ़ें करते रहते हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, रतन टाटा। टाटा जी के बारे में मतलब कब पहली बार आप इंस्पायर हुए उनसे, कि उनके कामों से या फिर उनके व्यक्तित्व से? रतन टाटा के साथ क्या कहानी है? जी, मैं एक ऐसे ही उनका फ़ैन नहीं हूँ कि कोई भी थोड़े दिन के लिए किसी का फ़ैन हो जाए, बाद में उसने कुछ कर दिया उसके लिए नहीं है। मुझे जब से मैं सुनने लगा हूँ, ये एक आम कहावत है, टाटा का लोहा। ऐसे सुनते सुनते कहीं से बचपन से ही, कभी बचपन में ऐसे ही सुन लिया कि लोहा तो टाटा का ही है। फिर मैंने ये सर्च किया कि कौन है, कैसे है, फिर पता चला कि इतना वो देश के लिए कर रहे हैं, कभी मेडिकल के लिए कुछ कर रहे हैं देश के लिए, कभी वो इतने छोटों के लिए भी कर रहे हैं कि जो बाइक पे जा रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि बाइक पे एक फैमिली भीग रही थी बारिश में, तो उन्होंने अपने मैनेजर को कहा कि हम इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। उस बजट में, थोड़े से ऊपर बजट में, उन्होंने नैनो कार निकाली थी। तो वो इतने आम जनता के लिए भी कुछ सोच रहे हैं। उनका शायद कुत्ता एक बार बीमार हो गया था, तो उन्होंने कहीं, या उनका एक बार ड्राइवर बीमार हुआ था, उन्होंने कहीं अवार्ड लेने के लिए भी वो नहीं गए थे, शायद यूके में उनको कोई अवार्ड मिल रहा था। ये मैंने कुछ चीज़ें सर्च की हैं, मैंने इंस्टा पे, कहीं गूगल पे देखी हैं, तब मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ। फ़ैन में उनका पहले भी था, तब मैं उनसे ज़्यादा हुआ कि उनको क्या ही ज़रूरत है ये करने की, लेकिन अगर वो कर रहे हैं, अपने ड्राइवर के लिए इतना कर रहे हैं, उसकी फैमिली के लिए, शायद उनकी वाइफ बीमार थी, वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गए थे कि उनका कैसा क्या ख्याल है। और अवार्ड लेने के लिए नहीं जा पाए थे, नहीं गए थे, बाद में उनको वहाँ से अवार्ड भेजा गया, उनको दिया गया। तो उनमें कितनी वो चीज़ होगी, कितना वो चीज़ होगा, ये कोविड में लगा लो, इतना डोनेशन उन्होंने किया है, किसके लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए। ये चीज़ें ज़्यादा मुझे उनके तरफ खींचती है। अच्छा, टाटा की फैंडम जो है वो मेरे आसपास भी है। मेरा एक दोस्त है, वो भी बड़ा तगड़ा वाला फ़ैन है रतन टाटा का। उसके घर में आप घुसेंगे तो सबसे पहले रतन टाटा की फ़ोटो दिखती है, फिर कोई और। तो आपका ये जो फैंडम है ये कैसा है, मतलब कितना है? जैसे मान लीजिए मैं आपका फ़ैन हूँ, मैंने आपके पोस्टर्स घर में लगा रखे हैं और तमाम सारी बातें करें, आप मतलब किस तरीके से इस फैंडम को सेलिब्रेट करते हो रतन टाटा की? भाई घर पे हर कोई नहीं आ सकता, किसी से हम बाहर भी जाके मिलते हैं, कहीं पे मिलते हैं, तो घर पे ये नहीं है कि मैं उनकी फ़ोटो ही लगाऊंगा, जो आएगा वो देखेगा। वो दिल से हम किसी के फ़ैन हैं। अगर मुझे कोई पूछेगा भाई आपकी क्या ख्वाहिशें हैं या क्या आपका, भाई मुझे एक बार सर से ज़रूर मिलना है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
चाहे मुझे बस आशीर्वाद एक बार उनको पैरों को हाथ लगाने को मिल जाए, मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, बस मैं उनको एक बार देख के उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। वो मैं किसी को भी बता सकता हूँ, कहीं भी बता सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं भगवान को मानता हूँ, बजरंगबली को मानता हूँ तो मैं मंदिर में जाके उनका आशीर्वाद नहीं, मैं मन में सुबह उठता हूँ मैं तब बजरंगबली का नाम लेता हूँ, मैं किसी दोस्त के पास फ़ोन करता हूँ तो बजरंगबली का नाम ले, ये हम दिल से मानते हैं, तो मैं दिल से उनका फ़ैन हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोटो भी सजाऊँ या मैं कुछ भी करूँ, वो मैं बस उनको दिल से बहुत ज़्यादा मानता हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट बॉक्सर कौन सा है? जी, अगर बात की जाए तो मैं लोमनचेंको का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। उनका जो गेम बेस है या जो उनकी टेक्निक्स है, पंच स्पीड है, अभी प्रो में है, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन है, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी मैं कॉपी करने की भी कोशिश करता हूँ, पूरा तो हम नहीं कर सकते लेकिन मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ। किसी भारतीय की अगर बात करें, इंडियन भारतीय तो मैं बहुत किसी को भी देखता रहता हूँ, मनोज भाई हैं, अखिल भाई हैं, विजेंद्र भाई हैं, सबको मैं फॉलो करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें उनकी अच्छा ही देखता रहता हूँ। अभी मेरे साथ कविंदर हैं, बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स हैं जिनका मैं संजीत है, ऐसे मेरे साथ मैं भाई का मेरे साथ आए हैं। इनका भी मैं जब स्टार्टिंग में था तो इनकी बॉडी फिटनेस इतनी अच्छी थी कि मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता था, हालांकि कभी हुई नहीं, पर मैं उनको काफ़ी फॉलो करने की कोशिश करता था। बिस्कुट नहीं बने? बिस्कुट नहीं बने यार, पेट में जो ये बनाने की इनके जो थे, मैं बहुत कोशिश करता, मैंने बहुत प्रैक्टिस की उसके लिए, कभी आज तक मेरे हुए ही नहीं वैसे बिस्कुट। मैं बोलता, मैं भाई को बोलता भी था, भाई आपके जैसे बिस्कुट बनाने मतलब एब्स, हम उनको ऐसे ही लोकल लैंग्वेज में उनको बिस्कुट बोलते हैं, वो कभी नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। आज तक नहीं हुए। इस बिस्कुट के अलावा और क्या रिग्रेट है? एक कौन सा वो मेडल है जो अभी भी आपको लगता है कि मिसिंग है, वो ज़रूर होना चाहिए? ओलंपिक्स गोल्ड तो खैर ठीक है, वो तो टारगेट है ही, वो तो आएगा भी, पूरी उम्मीद है आएगा भी। लेकिन उसके अलावा कोई एक जो मेडल आपको लगता हो छूट रहा है, या कोई टाइटल? मेरे हिसाब से मैं अपने देश को एक बार वर्ल्ड चैम्पियन में गोल्ड और दिलाना चाहूँगा, क्योंकि वो भी बाकी है और वो भी हमारे देश में किसी का नहीं है, तो मुझे ये भी रहेगा कि हमारा देश किसी से पीछे नहीं है, हमारे बॉक्सर्स किसी से कम नहीं है, और हम जितनी मेहनत करते हैं हमसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। शायद एक बार सुशील कुमार रेसलर ने ये बात कही थी, इंडिया किसी से पीछे नहीं है, वो किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं उनको भी काफ़ी फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे रेसलिंग पसंद है, इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि हमारे खिलाड़ी वाकई में किसी से कम नहीं है। नीरज भाई ने तो ये दिखा भी दिया है। नीरज भाई तो कमाल ही कर रहे हैं। कमाल ही खैर, कर दिया है। और किसी के कोई सवाल हैं? आइए विपिन जी। विपिन जी ने आपके बारे में इतना पढ़ रखा है कि 150-200 सवाल तो ये कर ही सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि नीरज जी का कारनामा नहीं दोहराया जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, नीरज जी वाली हिम्मत मैं नहीं जुटा सकता कि आपसे पंच खाऊं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे अपने देखी होगी आपने शायद, जी जी, है ना, तो जैसा बॉबी और सनी का रिश्ता था उस फिल्म में, वैसा अजय का और आपका रिश्ता भी कुछ वैसा ही है। दोनों बॉक्सर, एक घर में, एक भाई ने छोड़ दिया दूसरे भाई के लिए और फिर दूसरा भाई कुश्ती लड़ रहा है। लेकिन अजय ने एक काम बहुत ख़राब किया, खैर देश के लिए अच्छा किया, लेकिन एक काम ख़राब किया, घर में जो भी शादी के रिश्ते आते हैं वो दरवाजे से ही वो वापस लौटा देते हैं तुरंत कि नहीं भाई साहब शादी नहीं, भूल जाइए अभी आप, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के गाँव के जितने भी लोग होंगे, दिल तोड़ दिया है दिल नहीं खैर बहुत सारी लड़कियों का कहेंगे दिल तोड़ दिया, आपका तो नहीं तोड़ा अजय ने? हाँ, मेरा ही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा अभी तक अच्छी शादी हो गई होती, बच्चे हो गए होते, मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा भतीजे भतीजी भी हैं, वो भी बहुत शैतान है। हाँ, बर्थडे विश भी किया बर्थडे आपने विश भी भतीजी किया, हाँ को जी अभी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे। हाँ जी, मैं उनके साथ करीब ट्रेनिंग के बाद मैं उनके साथ 1.5 से 2 घंटे मैं हमेशा खेलता हूँ, क्योंकि वो बहुत शैतान है, मेरे जैसे ही हैं। तो उनमें मैं कहीं ना कहीं अपने आप को भी देखता हूँ, लड़का बहुत शैतान है, वो डरता नहीं है, कहीं से भी कूद जाए, कहीं भी खेल ले, कुछ भी कर लेगा। दोनों भाइयों में कोई ऐसी साठगांठ तो नहीं है कि कहीं कोई गर्लफ्रेंड हो बाहर और घर वालों के पास जो रिश्ते आ रहे हैं आसपास से, कि भाई मना करते रहना, बाद में जब मेडल्स आ जाएंगे पूरे, वो जो आखिरी टारगेट है पूरा होगा तो घर पे बता देंगे, ठीक है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बड़े भाई के साथ हरियाणा में बहुत डरते हैं लोग अपने पापा मम्मी से, हरियाणा में काफ़ी होता बताते है, हुए कि भाई साहब कैसे बोलूँ। हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो मैं भाई को कहाँ, आपको ज़्यादा पहले पता चल जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें एक टारगेट है, उसके ऊपर अच्छा, हमें। एक सवाल मेरा थोड़ा सीरियस है। हाल में हमारे क्रिकेटर हैं विकेट कीपर इंडियन टीम के ऋषभ पंत, उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा खबरें, बहुत ज़्यादा चर्चाएं ऐसी रही, क्योंकि रात के वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके बाद तमाम लोग वहां पहुंचे, उनका हालचाल जाना ज़रूरी भी है, लेकिन बॉक्सिंग में
ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे कि कभी कुछ ऐसा होता है अगर किसी बॉक्सर के साथ, वो किसी परेशानी में आता है, उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्या इतनी ज़्यादा सूझबूझ या इतना ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, या इस लेवल तक मदद के लिए हाथ आगे आ जाते हैं कि हर कोई कह रहा है भाई मैं करवाऊंगा इसका इलाज? आज तक मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि क्रिकेट के जो प्रायोरिटी मिलती है क्रिकेट को, वो और गेमों को नहीं मिलती है। अच्छी बात है, उनके लिए पूछा गया है, ऊपर ऊपर लेवल तक पूछा गया है, लेकिन हमारे जो बॉक्सिंग में होती है वो सिर्फ बॉक्सिंग तक ही, या जो हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हैं उन तक ही बात रहती है, उन तक ही वही इलाज करवाते हैं। अभी हाल ही में डिंको सिंह जो हमारे बहुत अच्छे बॉक्सर्स थे, पहले एशियन गेम्स गोल्ड थे, उनकी अगर मैं बताऊं तो उनको, वो बीमार थे और उनको अगर मेडिकल तक ले जाना पड़ा था तो हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ही सब कुछ किया था। वो बात इतनी ऊपर तक आई थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं आई। वो काफ़ी हद तक बीमार थे, उनकी बात इतनी तक नहीं आ पाई, तो छोटे लेवल पे तो कहाँ ही जा पाएगी किसी विदेश बॉक्सर्स में की। इलाज वाली जो बात होती है, मतलब क्योंकि अभी इतनी सारी चीज़ें हैं कि हो सकता है सर्जरी के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए ऋषभ पंत को विदेश भी भेजा जा सकता है, तो कहीं इलाज में ऐसी स्टेजेस आती हैं या ऐसा कुछ, या आपके साथी हैं सुनील, डिस्क के प्रॉब्लम में आई और फिर उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी, जी जी। तो कहीं ऐसा कुछ होता है कि अगर देश में इलाज नहीं हो पा रहा तो अगर विदेश जाना पड़े तो उसके लिए आप लोगों को क्या सोचना पड़ता है, या फेडरेशन या सरकारें कुछ ऐसा करती हैं? जी, अगर बताएं तो सरकार अभी काफ़ी इस पे काम कर रही है। हरियाणा में भी कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि बाहर जाके किसी को करवाई गई हो। इंजरी काफ़ी हुई है, किसी की सर्जरी भी हुई, लेकिन वो इंडिया तक ही सीमित है। हालांकि अच्छी बात है कि ठीक हो गया टाइम पे, पर अगर मैं चाहूँगा भी नहीं कि वहाँ तक बात जाए, किसी को, खिलाड़ी को इतनी ज़्यादा हो। अगर नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो, सरकार को मैं यही बताऊँगा कि अगर वो करती है हेल्प तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि एक खिलाड़ी अपने देश के लिए हमेशा लड़ता है और वो पीछे से इतना अच्छा उसका बैकग्राउंड नहीं होता कि वो सब उन चीज़ों को कवर कर सके। अगर इसमें सरकार कुछ हेल्प करती है तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी हेल्प होगी एक खिलाड़ी के लिए। अमित भाई ने अभी डिंको सिंह का जिक्र किया और मुझे लगता है कि भारत के पहले अमेचर बॉक्सिंग सुपरस्टार थे डिंको सिंह। 1998 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और मैं पर्सनल तौर पर मुझे बहुत निराशा हुई थी जब उनका इलाज जिस तरीके से एम्स में हुआ, उनको बाहर वेट करना पड़ा और तमाम सारी दिक्कतें आई। घर वर बिकने की भी खबरें आई थी बीच में, जो उनका पैतृक घर था वो भी बेचना पड़ा था। तो अदर स्पोर्ट्स की हालत तो ख़राब है इंडिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब गरिमा जी का एक सवाल है। आइए गरिमा जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है सर कि आप क्या फीमेल बॉक्सर्स से भी इंस्पिरेशन लेते हैं, मतलब अगर हाँ तो कौन है आपकी इंस्पिरेशन? जी जी, मैं बिल्कुल लेता हूँ। फीमेल बॉक्सर्स तो हमारी बॉक्सिंग में एक मेडल आया तो मेरे हिसाब से अभी लवलीना बोरगोहेन का जो आया है, उससे पहले मैरी कॉम की, मैं उनको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। छोटे वेट से ही हैं, एक तो मुझे एडवांटेज यही रहेगा, ऊपर से 6 बार वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक मेडल, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उनके साथ मजाक कर देता हूँ बहुत बार, क्योंकि मेरी आदत हो जाएगी नहीं। वो जब भी मिलते हैं मैं उनको कभी भी उनके साथ मजाक कर देता हूँ और उनसे पूछता भी हूँ। एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि रिंग में टेंशन नहीं लेनी है। होता है कि बीपी बढ़ जाता है, देखना यार अपोनेंट तगड़ा है, कैसे मारेगा, कैसे खेलेगा। उन्होंने मुझे बस बताया, तब मेरी स्टार्टिंग थी बहुत। स्टैंडा कप के लिए मैं गया था, वो भी गए थे साथ में। वहाँ मेरा गोल्ड था और उनका सिल्वर था। ये शायद पहली बार हुआ है कि मैं जिनसे सीख रहा हूँ, उन्होंने मुझे एक छोटा सा, मैं वहाँ बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही था। उन्होंने मुझे बताया कि रिंग में घबराना नहीं है, इंजॉय करो। उन्होंने बस इतना बोल के वो निकल लिए और मुझे इतनी टेंशन की, इंजॉय कैसे हो सकता है। मैं जैसे ही बाउट जीत के आया ना, मुझे तब मत पता चला कि वैसे ही मैं इतनी ज़्यादा भड़क ले रहा था इस चीज़ की, मैं टेंशन ले रहा था कि वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छे से हम खेल के आए हैं, अच्छे, ना कोई चोट लगी है, ना कुछ पंच लगे हैं, ना कुछ हुआ है। फिर मुझे पता चला कि ये एक्सपीरियंस जो जितना उनको हुआ है, उनको मैं इतना फॉलो करता था, वो किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ और कितना और मुझे करना चाहिए। उनके साथ मैं कुछ भी छेड़ कर देता हूँ, कुछ भी मजाक कर देता हूँ वैसे तो, पर जब मैं पूछता हूँ उनसे तो 1-2 चीज़ ही बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। उनकी ये चीज़ मैं काफ़ी अच्छी मानता हूँ कि किसी को भी मोटिवेट रखते हैं, गलत चीज़ कभी नहीं बताते हैं। स्ट्रेंजर मेमोरियल बड़ा ऐतिहासिक टूर्नामेंट है, बहुत पुराना बॉक्सिंग का टूर्नामेंट है। उसमें अमित भाई के नाम कई मेडल्स, हमारे बॉक्सर्स वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे मेडल्स लेके ही आते हैं। लेकिन अब यही है कि अदर गेम है तो इतनी कवरेज नहीं मिलती है। और
एक सवाल है अभी कुमार का कि आपने अपना बॉक्सिंग करियर कैसे शुरू किया था, किसका सपोर्ट मिला था? वही भाई, जैसे मैंने बताया कि बड़े भाई ने मुझे स्टार्टिंग में बॉक्सिंग करवाना स्टार्ट किया था। उसके बाद सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली का भी इतना ही रहा, और मेरे जो बेसिक कोच हैं आज तक मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैंने बताया उनका मुझे सपोर्ट आज भी है। कल मैं नेशनल चैम्पियनशिप के लिए गया था, उनसे मैं मिला, तो मैं उनसे मिलते ही उनका आशीर्वाद लेते ही मुझे ऐसे पता नहीं कैसे पॉजिटिव एनर्जी ऐसी आई। अभी भी मैं अगर खेलूँ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूँ, मुझे ऐसा फील हुआ वहाँ उनसे मिल के। मेरी फैमिली का, बड़े भाई का, मेरे दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। इन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया है, भाई आप जहाँ भी खेलने गए हो, अरे वो कुछ नहीं है बच्चा आपके लिए। चाहे इनको पता नहीं होगी ओपोनेंट कैसा है, लेकिन इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मुझे वो बच्चा ही लगने लगा रिंग में कि यार कुछ नहीं, आराम से मार लूँगा। इतना कॉन्फिडेंस मुझे आया है फैमिली का, पापा का, मम्मी का, बड़े भाई का, कोचिज़ का और दोस्तों का। इनका मुझे इतना सपोर्ट रहा है कि मैं आज तक यहाँ तक आ पाया हूँ। हमेशा इनसे बात करके, इनसे मैं सलाह लेके जहाँ भी गया हूँ या कहीं भी खेला हूँ वहाँ मैं खेल पाया हूँ। हमारे एक साथी हैं अभिषेक ओझा, उन्होंने मुझसे ट्विटर पे पूछा था कि अमित पंघाल जी, नीरज चोपड़ा का जो गोल्ड मेडल था उसके बाद से जो ओलंपिक स्पोर्ट्स वाले हमारे एथलीट्स हैं ओवरऑल, और आपकी भी लाइफ में कितना चेंज आया? क्या थोड़ा और मोटिवेशन मिला बेहतर करने का, या जो भी बदलाव आए आप जो आप बता सकें? जी बहुत ही मोटिवेशन मिला है। अगर आज तक किसी का नहीं आया था, नीरज भाई का आया और सीधा गोल्ड आया है। कॉमनवेल्थ में भी आया, एशियन में भी आया, अब यहाँ भी आया। तो हमें उसमें ये सीखने का बहुत ज़रूरत है कि कंपटीशन कितना भी बड़ा हो, हमें अपने सिर्फ टारगेट पर, फोकस पर ही ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि अपोनेंट कैसा है या कौन है। अब नीरज भाई के साथ ही बहुत ज़्यादा अपोनेंट ऐसे थे जो 90+ मीटर तक फेंक रहे थे, और नीरज भाई ने कभी भी मेरे हिसाब से मोरल डाउन नहीं किया अपना और गोल्ड लेके आए। तो हमें भी यही सीखने की ज़रूरत है कि अपोनेंट कैसा भी हो, पंच तो लगेंगे ही, चाहे हारो चाहे जीतो, लेकिन हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। अच्छा, विजेंदर से कभी मुलाकात हुई है कभी? जैसे मुझे याद आता है कि ओलंपिक्स में मेंस बॉक्सिंग को तो विजेंदर सिंह ने ही पहचान दी थी, फिर वो प्रो भी बने। तो क्या उनसे कभी, और आप लोग हरियाणा से हैं भी, तो कभी मुलाकात हुई तो कभी कोई टिप्स दिया हो या फिर कोई बताया हो कि आज अमित प्रोफेशनल में आ जाए, इस टाइप की कोई बात हुई हो? जी, मेन पहचान तो उन्हीं से है बॉक्सिंग की। उसके बाद बॉक्सिंग को इतना ज़्यादा उछाल मिला था। पहला ओलंपिक मेडल वो उन्होंने लिया था, और उनसे मेरी एक ही बार मुलाकात हुई, वो भी बस यही कुछ थोड़ी सी, वो हरियाणा में बोलते हैं, उन्होंने भी वैसे ही बोला छोरे धुम्मा ठा रहा क्या है, लाइसेंस कंटिन्यू रखिए, बहुत बढ़िया, आगे हमारे देश के लिए, बॉक्सिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर उन्होंने बोला कि अगर प्रो में आना तो ओलंपिक्स के बाद, ताकि एक ओलंपिक्स का मेडल, और मेरा भी टारगेट वही है, मेरे कोच का, दोस्तों का, सबका टारगेट अभी तक वही है कि जब तक उसको हासिल नहीं करेंगे तब तक और कहीं नहीं जाएंगे, अपने देश के लिए ही खेलेंगे। वही एक ओलंपिक मेडल। अच्छा, मोबाइल गेमिंग के अलावा घर पे जब आप रहते हैं, आप घूमना तो आपको पसंद है नहीं ज़्यादा, टाइम पास के लिए क्या करते हैं? जैसे मेरा है, मैं सो जाता हूँ, आप क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं या कोई मूवीज़ या सीरीज देखते हैं? मैं छोटे बच्चों के साथ खेलता हूँ, मुझे पसंद है। मैं, मेरी गली में जितने भी लॉकडाउन हुआ था, जब बिल्कुल ही सभी घर पे थे, तो मैं बच्चों को बोला, बच्चों को कुछ नहीं पता है क्या कोविड है क्या कुछ है, और उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो पूरा दिन घूमते रहते, फिरते रहते, खेलते कूदते रहते हैं। वो इतने ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग है, उनको कोविड का कुछ पता ही नहीं है क्या होता है। तो मैं उनको इकट्ठा करके उनको लिए कुछ खाने पीने का, मुझे पता है, उनको पता है कि अमित अगर आया है तो उसके पास चॉकलेट मिलेंगी, चकली वगैरह सब कुछ खाने का मिलेगा, उसको लेके मैं उनके पास जाता था और मैं उनको वो तब देता था जब मैं उनको खिला देता था। थोड़ा कभी भगा दिया, थोड़ा कुछ गेम करवा दिए, वो मेरे साथ। मैंने 2-3 बच्चों को मैं खिलाना स्टार्ट किया, लेकिन जब लास्ट में आया मेरे पास 20 से 25 बच्चे थे मेरे गांव के जो मेरे पास खेलने के लिए आते थे, और मुझे उनके साथ इतना अच्छा लगता, वो टाइम बिताना, वो सब कुछ इतना अच्छा लगता था कि मैं हर दिन शाम को मैं 4 से लेकर 6 बजे तक उनके साथ खेलता था। 2 घंटे 2.5 घंटे करीब उनके साथ खेल के मुझे इतना अच्छा फील होता था कि मैं क्या ही बताऊँ, उससे ज़्यादा तो क्या ही हो सकता है।
ट्विटर पर ही अथर्व ने एक सवाल पूछा और हम लोग भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अमितेश उधर बैठे हैं आपके सामने कैमरा लेकर, मैं अमितेश है, हम लोग सैटरडे या संडे को क्रिकेट मैच खेलने निकल जाते हैं, सॉरी लेकिन क्रिकेट मैच खेलने निकल जाते हैं। तो स्टेमिना कैसे बिल्ड करें अथर्व पूछ रहे हैं। हम लोग कभी क्या होता है 20 ओवर का ही मैच होता है, 1.5 घंटे ही फील्डिंग करनी, लेकिन उसमें भी थक जाते हैं। तो स्टेमिना बढ़ाने या बिल्ड करने के लिए कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे करते हैं? भाई अगर बॉक्सिंग का बताऊं तो रिंग में जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें कंपटीशन में अच्छा लगेगा। वो हमारे वहाँ पे बॉक्सिंग हॉल में एक लिखा हुआ था कि ट्रेनिंग हार्ड विन इजी। अगर हम ट्रेनिंग हार्ड करते रहेंगे तो विन हमारी काफ़ी इजी हो जाएगी। ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे तो विन तो फिर कहाँ से ही होगा। तो उसी के लिए स्टेमिना एंडोरेंस सब कुछ हमें हमारी ट्रेनिंग से ही मिलेगा। और ये जो आपने थकने वाली बात कही ना, अगर मैं मेरे गुरुजी को सब के आगे अगर बोल देता हूँ ना कि जी थक गया, तो वो हमेशा क्या बोलते हैं कि वो क्या होता है, लेकिन पॉजिटिव वे में वो ये बोलते हैं कि हम कभी नहीं थक सकते। हमारी बॉडी ऐसी है, हमारा गेम ऐसा है कि हम कभी नहीं थक सकते। हम चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, चाहे कितना भी कुछ कर लें, एक नेगेटिव चीज़ को अगर हम बाहर रखेंगे, दूर रखेंगे अपने दिमाग से, तो वो दूर ही रहेगी। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। ये बात हमारे कोच साहब भी बोलते हैं, भी आते होंगे जी। ये भी थकते हुए नहीं देखना चाहते। ये जो अभी रिसेंटली जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके बाद शायद रेलवेज़ और डिफेंस जो इनाम देती है मेडल जीतने पे, उसमें काफ़ी अंतर है। आप लोगों ने बात की थी मिनिस्ट्री से, उनसे पूछा था कि मतलब इसको बढ़ाया जाए, रिक्वेस्ट की थी। तो इस क्या रिक्वेस्ट थी और इस पे क्या अभी तक कुछ हुआ है या फिर आगे होने की कुछ बातचीत चल रही है? जी ये रिक्वेस्ट थी कि जो रेलवेज़ के बॉक्सर हैं उनको काफ़ी अच्छा मनी प्राइज़ मिलता है। जो मेडलिस्ट है उनको, जो मेडलिस्ट नहीं है उनको भी मिलता है। आर्मी के बॉक्सर्स को वो नहीं मिल रहा है। चलो हम हरियाणा से हैं, काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हरियाणा दे देता है, हरियाणा सरकार दे देती है, लेकिन जो अदर स्पोर्ट्समैन हैं उनको इतना नहीं मिल पाता जो आर्मी के हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा रेलवे के बराबर या रेलवे से कुछ कम अगर ये प्राइज़ मनी किया जाए तो फाइनेंशियल या थोड़ा खिलाड़ियों के पास थोड़ा अर्निंग रहेगा, जिससे उनके लिए भी अच्छा है, उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। अभी तक तो नहीं हुआ है, शायद इन फ्यूचर कुछ हो जाए। अच्छा, हमने एक ये देखा है कि नेशनल्स जब होते हैं इंडिया में तो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडलिस्ट है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, एशियन गेम जीत चुका है, सब एक साथ खेलते हैं। तो ये क्या लगता है आपको, ये कितना नेगेटिव है? क्योंकि अगर सारे चैम्पियंस भी यहीं खेलेंगे तो नए जो लड़के हैं वो कैसे निकलेंगे? तो इस पर क्या राय है आपकी? जी मेरी राय ये है कि जो नामी बॉक्सर्स हैं, नामी खिलाड़ी हैं, उनको नेशनल्स नहीं खिलानी चाहिए। ये मेरा मानना है, फेडरेशन का मैं नहीं बता सकता। ये मेरा मानना है कि अगर उनको ही हम खिलाते रहेंगे तो नए बॉक्सर्स को चांस कब मिलेगा, नए बच्चों को चांस कब मिलेगा, उनको जॉब कब मिलेंगी। एक कोई भी खिलाड़ी होगा वो बहुत ही कम ऐसा होगा जो घर से उसका काफ़ी ठीक होगा, नहीं तो मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग ही आते हैं। और खिलाड़ियों के लिए अगर उन्हीं को बार बार हम खिलाते रहेंगे, वही चैंपियन बनते रहेंगे, तो नए बच्चों को कब चांस मिलेगा? अगर सेकंड है वो हमेशा से सेकंड, 2-3 साल से वो सेकंड ही है, तो उसको कब चांस मिलेगा? इनको सीधा प्रायोरिटी में रख के कैंप में रखा जाए और जो नए बच्चे हैं उनको चांस दिया जाए, ताकि उनको भी पता चले, उनका भी मोटिवेशन इतना बढ़े कि वो सेकंड थर्ड से ऊपर आके फर्स्ट भी कभी हो सके। अच्छा, बॉक्सर्स की जब सीनियर्स बात होती है, शिवा हैं अपने पास, गौरव हैं, संजीत हैं अपने पास, कविंद्र हैं अपने पास, दुर्योधन है, लेकिन यंग जो बॉक्सर्स, जो नई पीढ़ी आ रही है निकल के, उनमें आपका फेवरेट लड़का कौन है जो आपको लगता है कि आगे चल के फोड़ेगा ये? तो अभी एक पिछले साल जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें हमारा एक लड़का था 57 kg का, सचिन शिवाज नाम है। काफ़ी अच्छा मुझे उसका गेम भी लगा है, उसका स्टेमिना, एंडोरेंस, हर चीज़ मुझे वो ये लगी है कि उसमें वो चीज़ है जो एक अच्छे खिलाड़ी में होनी चाहिए। उसका फुटवर्क लगा लो, उसकी मूवमेंट लगा लो, उसमें वो चीज़ है और आगे चलकर वो हमारे देश का नाम काफ़ी अच्छा ऊपर तक लेके जाएगा। संजीत है, कविंदर है, ये तो अच्छे हैं ही, शिवा है, मनीष है, बहुत ऐसे ऐसे नाम है, आशीष है, ऐसे ऐसे काफ़ी अच्छे बॉक्सर्स हैं जो हमारे देश का नाम ऑलरेडी कर रहे हैं या और आगे करेंगे। लेकिन जो अभी नीचे से जो अभी आ रहे हैं, यूथ बॉक्सर्स जो आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। लड़कियों में भी काफ़ी हैं, अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप काफ़ी हुई थी, वर्ल्ड चैम्पियन, उनमें भी काफ़ी। लेकिन मुझे लड़कों का जो लग रहा है वो सचिन है। अभी जो और बॉक्सर्स आएंगे, अभी काफ़ी नस्ल चल रही है, उसमें से और भी बॉक्सर्स आएंगे, तो काफ़ी ऐसे ऐसे अच्छे बॉक्सर्स हैं जो अभी आगे आ सकते हैं।
अच्छा, रिंग के अंदर जब अमेचर बॉक्सिंग में रिंग के अंदर जब चोट लगती है तो खून का बहना कैसे रोका जाता है, मतलब फर्स्ट एड में क्या होता है? और दूसरी चीज़ ये कि अमेचर में स्पेशली इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कट के साथ गेम आगे न बढ़े, अगर कट लग गया तो आपको रुकना होता है वहाँ पे। तो क्या चक्कर है और इसके लिए फर्स्ट एड क्या होता है जब अगर एकाएक चोट लगी और ये रोक देते हैं? जैसे हमने देखा कि शायद संजीत थे ओलंपिक्स में 91 केजी में, पुनीत जी कट के साथ खेले थे अपना सतीश, हाँ सॉरी, सतीश 91 प्लस केजी में सतीश खेले थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन हम अमेचर में बहुत कम देखते हैं। तो और वीमेन बॉक्सर को हम देखते हैं तो वो हेड गियर के साथ खेलते हैं, मेंस इसके साथ नहीं खेलते। तो इससे कितना अंतर आता है कि प्रो जो बॉक्सिंग है वो खून खराबा उसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है? तो ये अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि क्या मतलब क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि अमेचर बॉक्सर भी खेलते मेडल के लिए हैं, प्रो में खैर पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। फ्लॉयड मेवेदर जिससे हमने शुरू किया था उनकी बात करें तो एक फाइट के बहुत सारे पैसे लाते। तो ये क्या अंतर, क्या प्रोसीजर होता है चोट लगने के बाद? सबसे पहले क्या होता है और आगे का क्या होता है कि रिंग के अंदर अगर बॉक्सर को चोट लग जाए तो? मेन ये रहेगा कि बॉक्सर्स की हेल्थ को देखते हैं, उसमें विन और लूज का फिर कोई मैटर नहीं रहता। ये देखते हैं कि अगर ज़्यादा इंजरी है तो उसको रुकवा दें, क्योंकि उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स में लगी थी सतीश भाई को, काफ़ी शायद 12 टाके के साथ वो खेले थे, उनको इतनी ज़्यादा थी, लेकिन वो अपने देश के लिए करना उस लेवल पे जाके वो बहुत बड़ी चीज़ है। काफ़ी बॉक्सर्स को लगी है पहले, जो बाद में खेले भी हैं। वो हमें उस टाइम पे ये रहता कि बस हमारा देश वहाँ पर, हमारे देश के लिए हम खेल रहे हैं, उसका नाम के लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन अगर रिंग में वो चीज़ रहती है तो रेफरी रुकवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बॉक्सर्स की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रो में रहेगा कि कुछ भी लगता रहो, सिर्फ उन्हें एंटरटेनमेंट से मतलब है, और वो चीज़ है भी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा है तो और ज़्यादा इंजरी वगैरह का कोई उसमें मैटर नहीं है। तमाम सारी बातें अमित भाई कर रहे हैं हम लोग, और उसमें एक चीज़ बार बार निकल कर आ रही है, कोच अनिल धनखड़। अनिल का बहुत बड़ा योगदान है आपकी लाइफ में, उन्होंने हर तरह से आपको सपोर्ट किया, ट्रेन किया, और उनकी मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है आप जो भी आज अचीव कर पाए हैं, आप भी ये बात मानते हैं। उनके लिए कोई एक, जैसे होता है ना कि हम सब चाहते हैं कि गुरु को गुरु दक्षिणा में ये चीज़ दें और ऐसे ही कोच के लिए ये करें, आप क्या चाहते हैं आपके कोच के लिए, अगर कोई आपके मन में इच्छा हो तो? जी, मेरे मन में ये बहुत पहले से है कि वो शिक्षा विभाग में जैसे गवर्नमेंट टीचर हैं, अगर उनका डेपुटेशन अगर खेलों में हो जाए, अगर मेरे आसपास हो जाए, तो मैं जितनी भी मुझे ट्रेनिंग मिलती रही है वही अगर कंटिन्यू रहेगी, मुझे कहीं भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर, उनको टाइम के लिए नहीं निकालना पड़ेगा बार बार, क्योंकि वो भी काफ़ी बिजी रहते हैं। अगर वो सिर्फ उसी चीज़ में जो उनका पैशन है, अगर वो स्पोर्ट्स में ही जुड़ जाएं, बॉक्सिंग में ही जुड़ जाएं, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं उसकी हेल्प से, उनकी हेल्प से काफ़ी आगे तक मैं अपने गेम को उभार सकता हूँ। अच्छा, यूथ बॉक्सर्स पे अभी हम चर्चा कर रहे थे, अगर आपको सरकार कोई जिम्मेदारी देती है या इन फ्यूचर, जैसे हमने देखा बहुत सारे प्लेयर बाद में कोच बनते हैं, अगर आपको फ्यूचर में कोई जिम्मेदारी मिलती है यूथ के लिए, तो आप किस तरीके से, आपका क्या विजन होगा, अगर आप कुछ साझा कर पाएँ कोई प्लान? जी, मैं बिल्कुल ये कर पाऊँगा। जो अभी यूथ के बॉक्सर्स आ रहे हैं उनके लिए मैं, अगर मेरी उनको कोई भी हेल्प है, मैं किसी तरह से उन्हें गेम में हेल्प कर सकता हूँ, या अगर मुझे सरकार बोलेगी कि आपको खिलाड़ियों को थोड़ा मोटिवेट करना है, तो मैं किसी भी हद तक उनके लिए तैयार हूँ। कभी भी मुझे बुला सकते हैं, कभी भी मुझे वो मौका दे सकते हैं, और मैं खिलाड़ियों को ऊपर ले जाने तक, अपने इंडिया का नाम रोशन करने तक की वो जिम्मेदारी मैं बिल्कुल लेना चाहूँगा। अच्छा, आप इतने डेकोरेटेड बॉक्सर हैं और मुझे नहीं लगता होगा कि ये देश के जो युवा हैं उनको बार बार आप जैसे सफल लोगों को सुनने का मौका मिलता होगा। तो अगर आपके मन में कोई संदेश है यूथ्स के लिए, जो नई पीढ़ी निकल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब स्पोर्ट्स में हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है, तो इस अच्छे को अगर और अच्छा बनाने के लिए आप युवाओं के लिए कुछ कहना चाह रहे हो? जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनका जो फोकस है, उनका जो टारगेट है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखें, अपने कोचेज़ की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। वो जो भी सलाह देते हैं, एक टीचर या एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनकी बात को सुनें। अपने गेम में या किसी भी आपको वो बता रहे हैं, किसी भी टारगेट पे वो आपको बता रहे हैं, उनकी बात को सुने, उनकी प्रैक्टिस को अच्छे से ध्यान में रख के करते रहें, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, दर्शकों के 2 सवाल मैं एक साथ मिला रहा हूँ। आपको मोटिवेटेड क्या रखता है और आप खुद को डिसिप्लिन कैसे रखते हैं? मोटिवेटेड मैं जैसे बता रहा था, मेरे दोस्त और मेरे कोच, वो मुझे जितनी ट्रेनिंग अच्छी करवाएंगे उतनी
मेरी अच्छा मोटिवेट रहूँगा, जितना मेरा साथ रहेंगे, जितना मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, मैं उसी चीज़ से मोटिवेट रहूँगा। और मेन चीज़ है मेरी प्रैक्टिस, वो जितनी मेरी प्रैक्टिस मुझे लगेगी कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है अभी, मैं उतना ही मोटिवेट रहूँगा। प्रैक्टिस नहीं होगी तो सभी के दिमाग में ये रहेगा कि प्रैक्टिस नहीं हुई है, आगे मैं कैसे मेडल जीतूँगा। अच्छा, अब 2-3 बहुत छोटे छोटे सवाल, एक एक शब्द में आप बता पाएँ। आपका पसंदीदा खाना क्या है? मेरी माँ के हाथ का खीर और चूरमा। फेवरेट टाइम पास जो आप बता चुके हैं उसके अलावा कोई अगर है तो? मेरे गेमिंग। दोस्तों के साथ गेम खेलना फ़ोन में या उनके साथ टाइम स्पेंड करना। हाँ, ड्रीम कोई बाइक या कोई कार अगर आपकी है? मेरी कार है एक, पर वो मैं तभी लूँगा जब मैं ओलंपिक्स मेडल जीत पाऊँगा। मस्टैंग, फोर्ड मस्टैंग। मुझे फोर्ड मस्टैंग काफ़ी पसंद है, पर वो मेरी एक शर्त है, जब मैं अगर ओलंपिक मेडल जीतूँगा वो मैं तभी लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। अच्छा, तो फोर्ड मस्टैंग की आपने बात की, तो कार प्रेम करने वाले, कार को चाहने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो नाम आते ही बताने लगते कि 1.5 हॉर्स पावर, ये वो ऐसा वैसा, तो ऐसी वाली रुचि है आपकी या बस ड्राइव करना है? ड्राइव अपने को करना है। मजे लेना है? हाँ, बस वो गाड़ी मुझे पसंद है देखने में, लुक वाइज है बहुत सारी हैं, पर मुझे उसका ही कुछ ज़्यादा ये लगता है कि काफ़ी बहुत अच्छी है। बॉक्सिंग, रेसलिंग के अलावा कोई तीसरा गेम अगर आपको टाइम मिले देखने का तो? मैं फुटबॉल देखता अभी हूँ। वर्ल्ड कप देखा? अभी जो वर्ल्ड कप वो भी देखा था। कैसा लगा? थोड़ा बहुत ही मेसी देखा जीता था, मेसी जीता था, पर जो फ्रांस का जो प्लेयर था एम्बापे मैं उसको मानता हूँ कि बहुत कुछ किया है, तगड़ा प्लेयर। बहुत तगड़ा है। अकेला इतना तक कहाँ तक लेके गया है, वो बहुत तगड़ा है। आगे आने वाले में काफ़ी आएगा। आगे आने वाले में काफ़ी आएगा। और मुझे लगता है कि ये जो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का एपिसोड था, इसमें बहुत सारी बातें हुई। ख़त्म तो मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बड़े दिन बाद मिले थे, बड़े अच्छे से मिले अमित भाई, लेकिन समय की पाबंदी है, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इसे होस्ट कर रहा था और मुझे भी कल इसी टाइम शायद पता चला था कि मुझे ही होस्ट करना है। तो अच्छाई बुराई जो भी आपको देखे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अमित भाई के साथ बातचीत में आपको कितना मज़ा आया आप ज़रूर बताइएगा। अमित भाई वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप उनको सपोर्ट करिएगा। और ललन टॉप स्पोर्ट्स से भी थोड़ा जुड़ना शुरू करिए। अब हमारा सेपरेट वर्टिकल है और आपको लोगों पीछे दिखता होगा बार बार, यही हम लोग बैठते हैं। और ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अमित भाई के साथ भी जुड़े रहिए, इनको सपोर्ट करते रहिए। और अगर गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के अगले किसी एपिसोड में आप किसी और एथलीट को देखना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।